हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैडम अबाउट बाय। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज हम लोग आपका स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर विच वन इज एनवायरमेंटल इश्यूज। तो बच्चों देखो, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोगों को कब लगता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोगों को सिर्फ एक पॉइंट पे आके लगता है, जब हम लोगों को यहाँ पे ईयर्स याद रखने पड़ते हैं। अब उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। एक कॉपी में से कोई भी एक पेज निकालो, या फिर जहां पे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, उसी शॉर्ट नोट्स में आप सारे ईयर्स लिखते चलो कि इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, एयर पोल्यूशन के लिए प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, उसमें नॉइज पोल्यूशन कब इन्वॉल्व किया गया। ये सारी की सारी बस छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हाफ पेज पे भी नहीं आने वाला है। मैक्स हाफ पेज लगेगा आप लोगों का, एंड पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में सारी बेसिक बेसिक चीजें, अब सारी बेसिक चीजें इन द सेंस जो हम लोग छोटे बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज या फिर इन्वायरमेंटल साइंस हम लोग पढ़ते थे ना, उसमें क्लास 8th क्लास में आता था, हमारा साइंस सब्जेक्ट होता, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट उसी में मेंशन होते थे। तो उसमें हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन कितने टाइप का होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। अब पोल्यूशन की सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए हम लोगों को। कौन कौन से सब्सटेंस है जो पोल्यूशन करा रहे हैं, मीन्स वो एजेंट्स जो पोल्यूशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हमें पढ़ना है। क्यों इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसके रीजंस हम लोगों को पढ़ना है, और इसके साथ साथ इसका सोल्यूशन, मीन्स प्रिवेंशन क्या क्या है। अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कौन ऐसी केस हिस्ट्रीज हम लोग पढ़ेंगे कि किस एरिया के अंदर, किस सिटी के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखने के लिए मिला था, फिर वहां के कोई इंपॉर्टेंट, जैसे कि अमृता देवी का नाम हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने खुद से स्टेप्स लिया अपने एरिया को नो पॉल्यूटेड बनाने के लिए। ये हम लोगों को पढ़ना है, मतलब केस स्टोरीज पढ़ने हैं, बहुत इजी होता है, एकदम स्टोरी वाले वेज में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ छोटे छोटे केसेस, जैसे कि एसिड रेन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये पार्ट्स है आपके, और ये भी हम लोगों को बेसिकली हम लोगों को पता होता है। तो इतना ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक से लेके एंड कंप्लीट एनसीईआरटी बेस में आप लोगों को इसको कराने वाली हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा सिर्फ उतना करेंगे जितना नीट के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने वाला। एंड विल ट्राई इस चैप्टर को पूरा वन शॉट में हम लोग निपटा देंगे। सो रेडी हो सबके सब वन शॉट में पढ़ने के लिए चैप्टर को? सबके सब अपनी एनसीईआरटी बुक लेके आओ, जल्दी से एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, एंड जिस कॉपी में आप अपने नोट्स बनाते हो, अब तक के जितने भी चैप्टर्स के नोट्स बनाए हो, उसी कॉपी को उठा लो। वही पे मुश्किल से 2 या 3 पेजेस में आप लोगों के पूरे नोट्स आ जाएंगे, अगर आप डिटेल में डेफिनेशन वाइज भी लिखने वाले हो तो। स्टार्ट करें, चलो। तो बच्चों देखो, हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें से मैक्स 2 या फिर 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं इस चैप्टर से, तो 2 या 3 क्वेश्चन। तो उसी बेसिस में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल इश्यूज। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उस चैप्टर का नेम को हम एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली चैप्टर हमको क्या बताता है। एनवायरमेंटल इश्यूज मीन्स एनवायरमेंट के अंदर, हमारे आसपास जो एनवायरमेंट है उसके अंदर आने वाले इश्यूज। जैसे कि इससे पहले चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, कि हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे एबायोटिक फैक्टर्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे, कैसे पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले हैं, कैसे हमारा इकोसिस्टम मेंटेन होता है, उसके अंदर फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, कैसे फूड फ्लो करता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। किसका मतलब, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पास कितनी सारी डाइवर्सिटीज अवेलेबल है, वो डाइवर्सिटीज हैं, हम उनको लॉस्ट कर रहे हैं, रीजंस क्यों हम उनको लॉस्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे पास उनके कंजर्वेशन हम उसको कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए उनका, एंड फिर पढ़ा था हम लोगों ने हाउ टू कंजर्व, वाई टू कंजर्व एंड हाउ टू कंजर्व। ये हमारे चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद आते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से इश्यूज अवेलेबल हैं, किन किन रीजन से वो हमारा एनवायरनमेंट को हम पॉल्यूटेड बना रहे हैं, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, उसके पीछे की कुछ कुछ हिस्ट्रीज हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड है सबके लिए? तो चलो, अब सबसे पहले आता है पॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब एक बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है हम लोगों को, पोल्यूशन क्यों हो रहा है। एनसीईआरटी हमारी ये लिखती है पोल्यूशन क्यों हो रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी,
पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उनकी डिमांड क्या होगी, फूड होगा, स्पेस होगा, क्लोथ्स होंगे, ये सारे मटेरियल्स हैं। तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पे ही तो डिपेंड होंगे ना, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज से ही सारी डिमांड हम फुलफिल करेंगे। अब उन नेचुरल रिसोर्सेज पे हम ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब करेंगे कहीं ना कहीं जाके। कहीं फॉरेस्ट वाला एरिया है, हम उसको कट करेंगे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ा है, ऐसे कराएंगे। हम जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, अब उतना ही ज्यादा वेस्ट होगा उतनी ज्यादा वो नॉइस प्रोड्यूस करेंगे, एंड उतना ही ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा, उतना ही वो वेस्ट सारा का सारा वाटर के अंदर डिस्चार्ज करेंगे, वाटर पोल्यूशन भी होगा। तो इसका मतलब पॉल्यूशन इंक्रीज होने के पीछे वन एंड ओनली रीजन इज पॉपुलेशन इंक्रीज होना, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है रिसोर्सेज का, एंड उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड बनाते जा रहे हैं। तो पॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पॉल्यूशन की अगर हम बहुत बेसिक सी डेफिनेशन ले तो उसका मतलब होता है एनी अनडिजायरेबल चेंज, कोई भी एक अनडिजायरेबल चेंज हमारे फिजिकल केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों टर्म्स याद कर रखना है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एयर वाटर और लैंड, इनके अंदर अगर हम कोई भी चेंज लेके आ रहे हैं जो ह्यूमंस के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, किसी भी चीजों के लिए, उसको हम बोलेंगे पोल्यूशन। एंड पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स, वो मटेरियल, वो एजेंट जो हमारा पोल्यूशन कोज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स। मतलब वो एजेंट जो ये अनडिजायरेबल चेंज लेके आ रहे हैं, those materials which are responsible for या फिर which brings about undesirable change are known as pollutant। दोनों डेफिनेशन क्लियर है, पोल्यूशन क्या होता है एंड पॉल्यूटेंट क्या होता है। पोल्यूशन में तीन टर्म्स याद रखने हैं, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम चेंज कराएंगे, एयर का, वाटर का, लैंड का, जो हार्मफुल हो सकता है डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, दिस इज नॉन एज पोल्यूशन, एंड एजेंट्स को बोलेंगे हम पॉल्यूटेंट। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, सबको पता ही होगा। अब आगे चलता है, अब आता है हमारे पास पॉल्यूटेंट कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ना, यहीं पे एक और पॉइंट हम हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो चलो पोल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, कैसे, देखो, एक हो सकता है हमारे पास नेचुरल पोल्यूशन, मतलब जो एग्जैक्टली नेचर खुद से पोल्यूशन कोज कर रही है, और एक हो सकता है मैनमेड पोल्यूशन। मैनमेड को ही हम एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन बोल सकते हैं ना, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। अब नेचुरल पोल्यूशन क्या हो, नेचुरल पोल्यूशन में जैसे कि पहले एग्जांपल हम लेंगे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, अब वो ह्यूमंस तो नहीं करा रहे हैं ना, वो नेचुरली हो रहा है, उसकी वजह से भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट वन इज वॉल्केनिक इरप्शन, और क्या हो रहा है आपका, फॉरेस्ट फायर हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो भी एक नेचुरल पोल्यूशन है। या फिर आपका यूवी रेज जो का अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो वो भी एक नेचुरल पोल्यूशन है। या फिर लैंडस्लाइड्स होना, ये सब क्या है, नेचुरल पोल्यूशन के वेज है। और एंथ्रोपोजेनिक में क्या क्या आएगा, जैसे कि हम लोग व्हीकल्स के अंदर फोसिल फ्यूल्स बर्न हो रहा है, तो वो हम लिख सकते हैं फोसिल फ्यूल्स कंजप्शन, उसकी वजह से एंथ्रोपोजेनिक होगा। या फिर हम प्लांट्स के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, वो हो सकता है आपका पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का जब हम यूज कर रहे हैं तो वो भी आप एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन में आएगा। राइट, तो एंथ्रोपोजेनिक में मैंने आप लोगों को लिखा है फोसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा देखो एक नॉर्मल से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, एक होता है विंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग विंड। तो अगर विंड की स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसको हम एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है स्ट्रॉन्ग विंड ऑप्शन है, तो उसको आप एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन में काउंट करेंगे। एंड स्ट्रॉन्ग विंड के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है गेल,
ये टर्म भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले पोल्यूशन का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, फिर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में नेचुरल पॉल्यूशन और एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बच्चे लोग मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि अगर मैं बात करूँ कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी इश्यूज हैं, उन इश्यूज में मेजर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, नेचर के थ्रू होने वाला पोल्यूशन या एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन? मेन कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होने वाला है यहाँ पे? अब हम लोग बोलेंगे कि मैम हम लोगों ने तो पहले चैप्टर से इतना सारा पढ़ा है, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसके लिए हर जगह पे ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम पोल्यूशन की बात करें ना, तो पोल्यूशन में ह्यूमंस आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यहाँ पे नेचर खुद से रिस्पॉन्सिबल है अपने आप को पोल्यूट कराने के लिए, क्योंकि 99.5% जो पूरा का पूरा पोल्यूशन होता है वो नेचर की वजह से होता है। रिमेनिंग 0.5% पोल्यूशन हमारा एंथ्रोपोजेनिक है। इसका मतलब हम लोग मैन मेड जो पोल्यूशन होता है वो सिर्फ 0.5% है। 0.5% की वजह से ही इतना ज्यादा पॉल्यूट हो रखा है, और बाकी का सारा पोल्यूशन हमारा नेचर खुद से करा रही है। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये तीन हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो हम लोग बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। जिस पॉल्यूटेंट को हम डिग्रेड नहीं कर सकते, जिसका हम डिग्रेडेशन नहीं करा सकते, वो पॉल्यूटेंट्स आएंगे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में। जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम पैक्स हो गए, मर्करी कंपाउंड्स हो गए, आयरन हो गए, कंपाउंड्स ऑफ फिनॉल, ग्लास, डीडीटी, बेंजीन, बीएचसी, पेस्टिसाइड्स, ये सब, या फिर पॉलीथीन्स वगैरह भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब आएगा हमारा बायोडिग्रेडेबल में। क्लियर है यहाँ तक? रेडियो एक्टिव मटेरियल भी इसी के अंदर आएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल कहाँ पे? इन्वायरमेंट। अब इनको डिग्रेड तो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब जितना ज्यादा हम वेस्ट प्रोड्यूस करते जाएंगे सारा का सारा इन्वायरमेंट में कलेक्ट हो जाएगा एंड वही पोल्यूशन कोज करेगा। एंड दीज पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल इवन इन लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन में भी बहुत हार्मफुल हो सकते हैं एंड हार्म इंक्रीज विद देयर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का अमाउंट इंक्रीज होगा, ऐसे ही इनका पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। जैसे कि आप लोगों को भी पता है पॉलीथीन का केस, गवर्नमेंट ने पॉलीथीन को कंप्लीटली बैन क्यों किया था? प्लास्टिक के कंपाउंड्स को क्यों कंप्लीटली बैन किया? बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, हम उसको डिग्रेड नहीं करा सकते। जितना ज्यादा हम पॉलीथीन बैग्स का यूज करेंगे उतनी ज्यादा वो वेस्टेज प्रोड्यूस होगा। तो इसके अलावा हम वहां पे पेपर बैग यूज कर सकते हैं, जूट बैग, या फिर किसी क्लोथ का पर्टिकुलर बैग यूज कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन स्टॉप द पोल्यूशन कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट। सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस शुड बी बैन्ड बाय लॉ, जैसे कि हमारा पॉलीथीन को बैन किया गया था, या फिर हम उनका कोई अल्टरनेटिव सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि वही पॉलीथीन की जगह हम पेपर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? फिर आते हैं हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट जिनको हम डिग्रेड करा सकते हैं, एंड द बेस्ट एग्जांपल ही हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज होता है। डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, मेटल स्क्रैप्स हो गए, या फिर आपका स्मोक हो गया, वुड, गार्बेज, लाइव स्टॉक वेस्ट, ये सब के सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इजीली डिग्रेड हो सकते हैं, तो इसलिए यूजफुल है। ये ज्यादा पोल्यूशन कोज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। दो टाइप्स के और क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होगा? वो पॉल्यूटेंट these persist in the form in which they are added to the environment। मतलब जिस फॉर्म में मैंने उनको इन्वायरमेंट में ऐड किया है वो उसी फॉर्म में इन्वायरमेंट में रहेंगे, वो उस फॉर्म से कोई मोर हार्मफुल या फिर लेस हार्मफुल फॉर्म नहीं बना लेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है आपका डीडीटी। अगर मैंने डीडीटी को इन्वायरमेंट में ऐड किया है तो डीडीटी ज्यादा हार्मफुल भी नहीं बनेगा, डीडीटी डीडीटी ही रहेगा। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप होते हैं बाय द केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे कंपाउंड्स मिलके आपस में केमिकल रिएक्शन करके, मतलब ऐसा समझ लो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में कंबाइन होके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। देखो मैंने क्या किया, सपोज कर रहे हैं मेरे पास एक कोई टॉय है या फिर कोई एक मशीन है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे नेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में मैं रिलीज कर रही हूँ, दिस वन इज नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और नेचर में जाने के बाद
वो कार्बन मोनोऑक्साइड किसी और के साथ कंबाइन होके कोई नया पॉल्यूटेंट बना दे रही है, उसको मैं बोलूंगी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल्स तो हम लोगों ने लिख लिए, डीडीटी, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी ना बच्चों को, कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों को याद रखना है फोटोकेमिकल स्मोक। स्मोक नहीं, स्मोग की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, फोटोकेमिकल स्मोग। स्मोग क्या होता है, स्मोग इज इक्वल्स टू स्मोक प्लस फोग। जैसे कि फोग आजकल दिख रहा है ना आप लोगों को विंटर्स में, फोग के साथ जब स्मोक मिक्स हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्मोग। नेक्स्ट एग्जांपल होता है हमारा लंदन स्मोग, लंदन स्मोग। या फिर हमारा पीएएन, पीएएन मतलब पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, ये हो सकता है। या फिर आपका O3 ओजोन, ये सब हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, याद रहेंगे ये। अब इनको जरा एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक सबसे पहले लॉस एंजलिस के अंदर देखा गया था। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मतलब अगर मेरे को किसी एरिया के अंदर कहीं पे फोटोकेमिकल स्मोक, लॉस एंजलिस स्मोक भी हम इसको बोलते हैं, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, स्मोक चाहिए, फोग चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहिए, हाइड्रोकार्बन चाहिए, ऑक्सीजन, यूवी लाइट एंड हाई टेम्परेचर। जब किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स मिल रहे हैं एनवायरमेंट में, तो सब कंबाइन होके फोटोकेमिकल स्मोक बना लेंगे। दीज components react with each other and form reddish brown smoke। उसी स्मोक को हम फोटोकेमिकल स्मोक बोलेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक किस किस से बन रहा है, वाटर से बन रहा है, यूवी रेज जो सन से आ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया हमारा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो गया, एंड देन हाइड्रोकार्बन हो गए। इन सब से देखो तीन कंपाउंड्स यहाँ पे बनेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे लिखवाया है, PAN और O3। अब कैसे बन रहे हैं, जब यही कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा। फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, PAN प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और O3 प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, फोटोकेमिकल। जब ये सारी चीजें कंबाइन होंगी परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा और ओजोन बना देगा। क्लियर यहाँ तक सारी चीजें। फोटोकेमिकल स्मोक सबसे पहले कहाँ देखा गया, किस किस के मिलने से बनेगा, छोटी छोटी चीजें याद रख लेना इनको। फिर आता है फोटोकेमिकल स्मोक के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आईज में इरिटेशन कर सकता है, लंग्स को हार्म, बिकॉज ऑब्वियसली बात है एयर के अंदर हो रहा है, उसी को हम ब्रीथ करेंगे, हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। नाइट्रिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट हो चुका है। ड्यू टू स्मोक प्लास्टिक सब्सटेंसेस जैसी रबर, टायर्स, इन सब की इलास्टिसिटी अफेक्ट हो सकती है। ओजोन कोज हार्म टू द म्यूकस मेम्ब्रेन को हार्म कर सकता है। ड्यूरिंग स्मोक PAN फॉर्म्ड होगा। PAN क्या कर सकता है, हम लोगों ने जब हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा था। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को अफेक्ट भी कर सकता है कौन, PAN। अगर हमारे एनवायरमेंट में PAN मतलब फोटोकेमिकल स्मोक बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है PAN भी बनेगा, तो प्लांट्स के अंदर होने वाला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। तो मींस वहां पे फोटोसिस्टम 2 को भी वो इनहिबिट कर सकता है। PAN also inhibit the chlorophyll formation in plants। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल फॉर्मेशन को भी इनहिबिट कर सकते हो। देखो कितना ज्यादा हार्मफुल है। सबसे ज्यादा केस हमारे प्लांट्स के ऊपर आ रहा है, इवन ह्यूमंस के ऊपर भी आ रहा है। कौन सा, आइज में इरिटेशन हो सकता है, लंग्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लंदन स्मोक, या फिर हम इसको सल्फर स्मोक भी बोलते हैं। लंदन स्मोक इसलिए बोला बिकॉज सबसे ज्यादा इसके अंदर सबसे ज्यादा ये हम लोगों को पहले लंदन में देखा गया था। सल्फर इसलिए बिकॉज इसके अंदर सल्फर का कंपाउंड प्रेजेंट होता है, H2SO4। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन लंदन। इन दिस प्रोसेस कॉल स्मोक, फोग, सल्फर ऑक्साइड एंड लो टेम्परेचर। देखो पहले वाले फोटोकेमिकल स्मोक में हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड था और लंदन स्मोक में लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ये सारे कंपोनेंट्स कौन कौन सा, कॉल में कार्बन होगा, स्मोक लिया, फोग, SO2, ये सब मिलके रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ एंड वेपर्स बना लेंगे H2SO4 का। इसी को हम लंदन स्मोक बोलेंगे। और अगर आप एयर के साथ H2SO4 को भी इनहेल करेंगे विद फोग,
4,000 pupils die in London in 1952. 1952 में 4,000 pupils की डेथ हुई थी just because of the inhalation of H2SO4. क्लियर यहाँ तक? फोटोकेमिकल स्मॉग हम लोगों ने देखा, देन हम लोगों ने देखा लंदन स्मॉग. नेक्स्ट आता है हमारा एसिड रेन. एसिड रेन क्या होता है? देखो, रेन के अंदर अगर मैं एसिड मिक्स कर दूं, अब हम लोगों को पता है पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हार्मफुल गैसेस रिलीज कराई एनवायरमेंट के अंदर. हार्मफुल गैसेस जैसे कि NO2 हो गया और SO2 अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है स्मोक के अंदर. अब ये सारी की सारी हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है. एटमॉस्फेयर में हमारे क्लाउड्स के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उनके साथ कंबाइन हो जाएंगी, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ कंबाइन होंगी और कंबाइन होके वहां पे क्या बना लेंगी, हमारे एसिड्स बना लेंगी, H2SO4 एंड HNO3. H2SO4 और HNO3 बना लेगा. फिर जब ही रेन होगा तो रेन के साथ साथ हमारा वाटर के साथ साथ ही एसिड भी आएगा और यही एसिड केम डाउन ऑन अर्थ विद रेन वाटर. दिस इज कॉल्ड एसिड रेन. मतलब रेन वाटर के साथ एसिड का भी आना, उसी को एसिड रेन बोलते हैं. एसिड रेन की पीएच आपको याद रखनी है, 5.6 से कम इसकी पीएच होती है. एसिड रेन के अंदर H2SO4 और HNO3 का रेशियो कितना होता है, 7:3 इसमें होता है. 70% H2SO4 एंड 30% HNO3. अब एसिड रेन है, सबसे पहले कोरोजन वगैरह कराएगा ये सॉयल और वाटर के अंदर. सॉयल और वाटर की एसिडिटी को इंक्रीज कराएगा बिकॉज एक एसिड मिक्स हो रहा है वाटर के अंदर. एसिड रेन की वजह से मेन तो हम लोगों को पता ही है, ताजमहल के अंदर ताजमहल का जो स्टोन था कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था वो कोरोड होने लग गया था, कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया वो. एंड कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट होते ही वो आपका क्या होने लगा, वहां से वो निकलने लगा, वहां से मीन येलो इश्यूज का होने लगा. या फिर रेड फोर्ट के अंदर इसका एग्जाम्पल देखा जाता है. ये रहा हमारा एसिड रेन. आप देख सकते हैं हमारा क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने इंडस्ट्रीज वगैरह से क्या क्या रिलीज हो रहा है, हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं लाइक NO2 SO2, ये सब जाके क्लाउड्स में वाटर के साथ मिक्स हुई एंड देन वाटर, रेन वाटर के साथ H2SO4 HNO3 वाटर बॉडीज के अंदर. वाटर बॉडीज के अंदर हमारी एक्वेटिक लाइफ्स को भी इफेक्ट करने वाला है. क्लियर यहाँ तक? फिर आता है नेक्स्ट डिफरेंस हमारा पॉल्यूटेंट्स में, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स. अब इसको ध्यान से समझना. देखो, सबसे पहले मैं क्वालिटेटिव वाला बताती हूँ. क्वालिटेटिव में हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अंदर वो सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट नहीं है. जो इन्वायरमेंट में देखो, इन्वायरमेंट के अंदर हमारे जितने भी फंगिसाइड्स, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस तो नहीं है ना, DDT भी नहीं है, मैंने उसको नेचर के अंदर ऐड करा दिया, इन्वायरमेंट में ऐड करा दिया. तो इन्वायरमेंट में ऐड करा रहे हैं तो उस टाइप के पॉल्यूटेंट को बोलेंगे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट. मतलब मैंने एक नई क्वालिटी ऐड कराई है पोल्यूशन इन्वायरमेंट में. लेकिन क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि मेरे पास वो पॉल्यूटेंट, वो सब्सटेंस इन्वायरमेंट में पहले से प्रेजेंट था, अब मैंने सिर्फ उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, एक क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा उसकी वैल्यू कर दी. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट है, उसकी अमाउंट अगर हम बढ़ा देंगे, अमाउंट बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वो पॉल्यूटेड हो जाएगा. तो दोनों डेफिनेशंस पढ़ लो, दोनों डेफिनेशंस में क्लियर हो जाएगा. आप लोगों को क्वालिटेटिव एक नई क्वालिटी ऐड करना है एनवायरमेंट में, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी को बढ़ा देना. नेचुरली प्रेजेंट था वो पॉल्यूटेड, अब उसकी क्वांटिटी को सिर्फ मैंने बढ़ा दिया. सिंपल यहाँ तक. देखो जल्दी से इसको करो, देन हम आगे चलते हैं. फिर डन बच्चों, चलो फिर. अब आता है नेचुरल पोल्यूशन और एंथ्रोपोजेनिक. ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, इसमें कुछ खास है ही नहीं. अब आते हैं हम लोग एक एक करके पोल्यूशन के बारे में पढ़ने. बट इससे पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? देखो इसको पॉइंट को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था 1986 में. और इस एक्ट ने क्या किया था वो भी लिखो, टू प्रोटेक्ट एंड improve the quality of our environment.
एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब आता है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है, मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने एयर के अंदर कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स ऐड करेंगे, एयर हम लोगों को क्यों चाहिए, एयर हमारी नीड है इसके लिए, हमारे रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए, इवन प्लांट्स के लिए भी रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए। सबसे ज्यादा हम लोगों को अपने रेस्पिरेशन को बचाने के लिए, ताकि हम अच्छी अच्छी गैसेस को ही इनहेल करें, डेंजरस गैसेस को इनहेल ना करें, उसके लिए हमको अपनी एयर को प्योर बनाना पड़ेगा। अब एयर पॉल्यूटेंट्स बच्चों दो टाइप के हो सकते हैं, गैसियस पार्टिकल्स और कुछ हो सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल बता देती हूँ। पार्टिकुलेट मैटर के अंदर दो टाइप के मैटर्स आएंगे, एक वो मैटर्स जो सेटलेबल होंगे और एक मैटर जो सस्पेंडेड होंगे। अब ये क्या है, मतलब हम लोगों ने क्या किया, कुछ टाइप के पार्टिकल्स को रिलीज करा दिया। कुछ पार्टिकल्स तो क्या हो गए, गैस के अंदर फ्लोट करते रहे, वो तो गैसियस पार्टिकल्स हो गए जो सिर्फ गैस की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हुए जैसे बहुत माइनर, मतलब गैस की फॉर्म में नहीं है, सॉलिड की फॉर्म में, बट बहुत छोटा साइज है। अब अगर उसका साइज होगा 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा, तो वो तो लैंड पे सेटल डाउन हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर उसका साइज होगा लेस देन 10 माइक्रोमीटर, तो एयर के अंदर फ्लोट करता रहेगा, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में नहीं है, पार्टिकल की फॉर्म में है। एक कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होंगे जो गैसियस फॉर्म में होंगे, कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होंगे जो पार्टिकल की फॉर्म में होंगे। पार्टिकल जिनका साइज मोर देन 10 माइक्रोमीटर होगा वो लैंड पे सेटल डाउन हो जाएंगे, कहीं पे भी सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन वो पार्टिकल्स जिनका साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर होगा वो सस्पेंडेड, मतलब इधर उधर घूमते रहेंगे हवा में। इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा हमारा एरोसोल या फिर स्मोक। सबसे बेस्ट एरोसोल का एग्जांपल हम यहाँ पे याद रखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, which is responsible for the ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। क्लियर। अब हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं कि ये सब के सब हमारे कैसे कैसे हार्म करेंगे, मतलब वो पार्टिकल जो गैस की फॉर्म में है कैसे एयर पॉल्यूशन करा रहे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट, चलो पहले इसको पढ़ देते हैं फिर आगे बताती हूँ। पहला मैंने आप लोगों को बताया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड हम एनवायरमेंट में ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, तो ये मेन एयर पॉल्यूटेंट है। रिलीज कहाँ से होता है, जितनी भी हम ऑटोमोबाइल्स या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इन सब से रिलीज होता है। फॉसिल फ्यूल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयल हो गया। अब हम लोगों ने एनवायरमेंट में ऐड तो कर दिया इसको, अब ये हमको अफेक्ट कैसे करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या एक हाईली पॉइजनस या फिर टॉक्सिक गैस होती है, बिकॉज हम लोगों को पता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बाइंडिंग एफिशिएंसी होती है, मतलब ये बहुत स्पीड से जाके हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगा। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो बेचारी ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगी, उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या होगा, सफोकेशन फील होगा। कब, जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा इनहेल करेंगे या फिर हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं मिल पाएगा बिकॉज फूड का ऑक्सीडेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, इट लीड्स टू डेथ फाइनली। तो ये हुआ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स। सेकेंड आते हैं हमारे अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। ऑब्वियसली ये भी हमारे सारे के सारे ऑटोमोबाइल से ही रिलीज होते हैं या फिर हमारे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब से। अनबर्न हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। इसका मेन सोर्स क्या है, मीथेन, मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। एंड इसका मेन सोर्स याद रखना है मार्शी एरियाज या फिर पैडी फील्ड, पैडी फील्ड जैसे कि राइस वगैरह के फील्ड्स होते हैं, वहां से मैक्स अमाउंट में मीथेन रिलीज होता है। हाइड्रोकार्बन क्या कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोकार्बन को लेंगे, इनहेल करेंगे, तो इट कैन कोज लंग कैंसर।
क्लियर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आता है मेरे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें आप NO या NO2, ये भी ऑब्वियसली कहाँ से आएगा, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स होता है उसके कंबशन से आएगा। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे पहले हम लोगों ने फोटोकेमिकल स्मॉग में भी देखा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट था। फोटोकेमिकल स्मॉग बनाने में हेल्प करेगा एंड फोटोकेमिकल स्मॉग के इफेक्ट्स हम लोग देख चुके हैं, और रिलीज करेगा ओजोन। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन भी करा सकता है, बिकॉज वाटर के साथ मिलकर NO3 ये बना लेगा। एंट्री ऑफ दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड कोज रेस्पिरेटरी ट्रबल, जैसे कि एम्फाइसीमिया, ब्रोंकाइटिस, स्वेलिंग ऑफ लंग्स, लंग कैंसर, ये सारी की सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या फिर आप लिख लो डायरेक्टली, इसकी वजह से हम लोगों को मेनली कोज होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। फिर आता है सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड के अगेन वही कॉल बर्निंग स्मेल्टर्स या फिर ऑयल स्मेल्टर्स होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स और बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, उनको हम उनकी कटिंग हो रही होती है, तो उनकी कटिंग में पार्टिकल्स जो गैस रिलीज होती है वो सल्फर ऑक्साइड होती है। लाइकन, अब सल्फर डाइऑक्साइड का कौन इसको बताता है, लाइकन्स बताता है, बिकॉज जिस एरिया के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होंगे, इंडिकेटर है ना हमारा लाइकन, जहां पे एरिया के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वहां पे लाइकन कभी भी नहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं। लाइकन एंड मोजेस आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। सल्फर ऑक्साइड क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन कराएंगे एंड ताजमहल भी हमारा अफेक्ट होगा इससे। क्यों? बिकॉज एसिड रेन बनाएगा, H2SO4 बना लेगा वाटर के साथ कंबाइन होके, और रेन वाटर के साथ हमारे ताजमहल के ऊपर आएगा, उसको कोरोड करेगा ये। क्लियर? अब आता है एयर पोल्यूशन के रीजंस, हम लोगों ने पढ़ लिए कैसे कैसे एयर पोल्यूशन होगा। अब एयर पोल्यूशन को हम रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए टेक्निक्स हम यूज करेंगे। पहली टेक्निक हम लोग यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर। अब इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर को बच्चों हम शॉर्ट में ESP भी लिख सकते हैं, ESP, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर। अब इसका यूज समझ लो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इसको सबसे ज्यादा इफिशियंट डिवाइस है जितने भी मेरे फाइन पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पर्टिकुलेट मतलब जो पार्टिकल्स की फॉर्म में है ना पॉल्यूटेंट, उनको रिमूव करना है मेरे को। कैसे मैं उनको रिमूव कर सकती हूँ, इसका प्रिंसिपल देखो, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेशन डिवाइस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल। मतलब जो डस्ट के अंदर जो पार्टिकल्स, मतलब जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है ना छोटे छोटे, उनको मैं चार्ज कराऊंगी, मतलब उनको कोई चार्ज दूंगी, एंड चार्ज देने के बाद उनको उसकी डिफरेंट वाली चार्ज वाली प्लेट पे कनेक्ट कर लेंगे। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो बताती हूँ आप लोगों को। मैंने क्या किया, ये ESP मशीन लिया लिया, अब यहां से मैं डर्टी एयर को पास करा रही हूँ ऐसे। मैंने क्या किया, यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स। अब ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स ऑब्वियसली बात है अपने अंदर से हाई वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस करेंगे। करंट के अंदर कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नहीं, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से मेरी डर्टी एयर आ रही है, तो हमारी डर्टी एयर के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे डस्ट पार्टिकल अब कैसे हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेट्स लगा दी कुछ। अब यहाँ पे इनको प्लेट्स को बना दिया पॉजिटिवली चार्ज, इनको हम बोल देते हैं यहाँ पे ग्राउंडेड कलेक्शन प्लेट। ग्राउंडेड कलेक्शन प्लेट मैंने लगा दिया, बट इनको बना दिया पॉजिटिवली चार्ज। अब डस्ट पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है और ग्राउंडेड कलेक्शन प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये सारी की सारी डस्ट, जैसे ये डर्टी, बिकॉज डर्टी एयर तो मूव करती रहेगी ना, अब जैसे हमारे डस्ट पार्टिकल्स आएंगे सब के सब कहाँ पे चिपक जाएंगे, प्लेट्स के ऊपर, और जो एयर है प्योर एयर वो यहाँ से पास हो जाएगी। तो देखो इधर से हमारी क्लीन एयर निकल रही है। सिंपल सा है, डर्टी एयर जा रही है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जितने भी पार्टिकल्स है उसके अंदर उन सब पार्टिकल्स के साथ बाइंड हो जाएंगे। फिर आगे मैंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स लगा दे, नेगेटिव पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होकर वहां पे चिपक जाएंगे, और जितनी क्लीन है वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। ये छोटा सा मैकेनिज्म, बस इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है। क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो एयर है उसकी वेलोसिटी को हम लोगों को लो रखना है, मतलब उसकी स्पीड को कम रखना है, ताकि पार्टिकल्स को इन प्लेट्स के ऊपर
लैंड करने में थोड़ा टाइम मिल जाए, लैंडिंग का टाइम मिल जाए। नहीं तो बहुत स्पीड से निकलेंगे तो पार्टिकल्स को कैसे जगह मिलेगी, कैसे वो अट्रैक्ट हो पाएंगे पॉजिटिव की साइड। स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी है, बस ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी सब सिंपल एंड सॉर्टेड है। क्लियर, याद रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है सबको। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्क्रबर। स्क्रबर के अंदर क्या कराएंगे, स्क्रबर में जैसे कि आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, देखो ध्यान से समझना इस डायग्राम को। यहां से मैंने डर्टी एयर पास कराया, ठीक है, ऊपर मैंने एक वाटर लाइम स्प्रे कर दिया। लाइम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर से मैं स्प्रे कर रही हूँ ऐसे, देखो नीचे से मेरी डर्टी एयर जा रही है। अब स्क्रबर को सिर्फ हम यूज करते हैं ऐसी डर्टी एयर को क्लीन करने के लिए जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड हो। अब डर्टी एयर के अंदर से आ रही है क्या, SO2, ठीक है, और ऊपर से मैंने क्या स्प्रे किया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कंबाइन होके बना लेगा CaSO4 प्लस CO2। ये कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाएगा, और जितनी हमारी डर्टी एयर थी उसके अंदर से SO2 तो हमने कंबाइन करा के CaSO4 बना दिया, और जो क्लीन एयर है वो ऊपर से निकल जाएगी। यहाँ से हम सारी क्लीन एयर को कलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रबर के अंदर कौन सी गैस को हम रिमूव कराने के लिए यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रबर में एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर, या फिर लाइन का स्प्रे कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये, अगर वाटर को कराएंगे तो H2SO4 बन जाएगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। CO3 कराएंगे तो CaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस सिंपल सा प्रोसेस है, क्लियर है, कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब इसको ध्यान से समझना है, कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है, देखो ध्यान से आता है। कैटालाइटिक मतलब यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, 3 कैटलिस्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, एंड वो कैटलिस्ट यूज कर रही हूँ जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक्सपेंसिव कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं। कौन कौन से, सबसे पहले जिसकी रिंग्स बनती हैं, बैंड्स बने जाते हैं ना, लव बैंड्स होता है, प्लेटिनम। नेक्स्ट पैलेडियम। अच्छा रेड कलर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है ना, आई गेस स्लाइड्स पे रेड कलर नहीं विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। प्लेटिनम, ये मैंने पैलेडियम लिखा है, एंड दिस वन इज रोडियम। ये 3 कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ध्यान रखना है, तीनों कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। अब कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स को हम अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज करेंगे, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनके अंदर, बिकॉज हम लोगों को पता है व्हीकल्स के अंदर डीजल फ्यूल ये सब हम यूज करते हैं, उनके अंदर से हार्मफुल गैसेस आती है सबसे ज्यादा अमाउंट में। जो मेन एयर पॉल्यूशन का रीजन है वो है हमारे ऑटोमोबाइल्स के व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स जिनके अंदर से स्मोक आता है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम ये तो नहीं रोक सकते बिकॉज फोसिल फ्यूल्स तो बर्न तो होंगे, बर्न नहीं होंगे तो हमारे व्हीकल्स रन कैसे करेंगे, नहीं रन कर पाएंगे ना। लेकिन हम यहाँ पे अपने व्हीकल्स के अंदर कैटेलाइटिक कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। अब ये कन्वर्टर करता क्या है, ये कन्वर्टर फोसिल फ्यूल से निकलने वाली जो गैसेज है ना, वो गैसेज एटमोस्फेयर में जाने से पहले इस कैटेलाइटिक कन्वर्टर से पास होके जाएंगे। अभी कैटेलाइटिक कन्वर्टर के अंदर से जैसे कि सपोज करो मेरा HC गया, HC मतलब अनबर्न हाइड्रोकार्बन, HC को लिख लो, इसको हम बोलते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन। अब जैसे ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन मेरा कैटेलाइटिक कन्वर्टर के थ्रू पास होगा, तो कैटेलाइटिक कन्वर्टर पता है क्या करेगा, इसको CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट कर देगा। अब CO2 H2O हमारे लिए पॉल्यूटेड तो नहीं है, फिर अगर इसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में रिलीज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और अगर कोई NO गैस रिलीज होगी तो ये उसको N2 प्लस O2 में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ से ये रिलीज हो रहा है नहीं। कैटेलाइटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है, देखो कैटेलाइटिक मतलब कैटलिस्ट की हेल्प से कन्वर्ट कराना। क्या कन्वर्ट कराना, हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट कराना और हार्मफुल गैसेस इनटू लेस हार्मफुल। सिंपल है यहां तक, लेकिन लेकिन इतना इजी नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो डीजल पेट्रोल कुछ भी यूज करेंगे, मतलब जो फ्यूल यूज करेंगे, उस फ्यूल को मेरे को अनलेडेड फ्यूल यूज करना पड़ेगा। अनलेडेड मतलब ऐसा फ्यूल जिसके अंदर लेड प्रेजेंट ना हो। अब आप बोलोगे मैम फ्यूल के अंदर लेड क्यों होता है, फ्यूल के अंदर लेड डाला जाता है बिकॉज लेड इज अ
एंटी नॉकिंग एजेंट। लेड एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, मतलब ये नॉकिंग को प्रिवेंट करता है। नॉकिंग का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समझ लो, आप लोगों को याद होगा, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि पहले के जो व्हीकल्स होते थे ना, पहले के व्हीकल्स कैसे स्टार्ट थे, किक से स्टार्ट होते थे। वहां पे हम लोगों को 4 या 5 बार किक ट्राई करनी पड़ती थी, तब हमारा व्हीकल, तब हमारी कार, कार तो नहीं, बाइक स्कूटी वगैरह स्टार्ट होती थी। बहुत बार क्या होता था, वहां पे अचानक से बर्स्ट वाली साउंड आती थी। अब वो किक पता क्यों करते थे, बिकॉज जो फ्यूल है हमारा, उस फ्यूल के अंदर एक स्पार्क जनरेट करने के लिए, स्पार्क उसके अंदर आएगी तभी तो हमारा फ्यूल बर्न होगा, एंड बर्न होके हमारा व्हीकल रन कर पाएगा। अब वो होता क्या था वहां पे, वहां पे क्या होता था कि कुछ गैसेस डेवलप हो जाती थी, मतलब वहां पे कुछ ऑक्सीजन चली जाती थी अगर उसके अंदर, जो आपका ऐसे कंटेनर होता था जिसके अंदर फ्यूल होता था, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में चली जाती थी ना, तो इजीली बर्न नहीं हो पाता था। आप वहां पे किक ट्राई करते रहते थे, आपका बाइक स्टार्ट नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता था, ऑक्सीजन चली जाती थी, वो बर्न नहीं हो पाता था। अब वो आप बहुत देर तक किक ट्राई करो, अचानक से बस्ट होता था, बस्ट वाली साउंड आती थी, बहुत ज्यादा सारे केसेस में बस्ट भी हो जाता था वो। लेकिन उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, फ्यूल के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट, ताकि वहां पे नॉकिंग ना हो पाए, एक ही किक में आपका व्हीकल स्टार्ट हो जाए। अब तो ऑटोमेटिक वाले रखे हैं व्हीकल्स हमारे, पहले नहीं होता था ये। तो इन्हीं सी चीज को प्रिवेंट करने के लिए लेड यूज करते थे। अब लेड यूज करते थे, अब लेड यूज कर रहे हैं, लेड तो और ज्यादा हार्मफुल होता है। अब फिर क्या किया गया, व्हीकल्स को और ज्यादा डेवलप कराया गया, उनके अंदर कैटेलाइटिक कन्वर्टर डाल के। लेकिन कैटेलाइटिक कन्वर्टर की एक कंडीशन ये है कि बस वहां पे हम लोगों को ऐसा फ्यूल यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर लेड ना हो। अब लेड क्यों नहीं यूज कर सकते हम कैटेलाइटिक कन्वर्टर में, बिकॉज ये जो लेड है, ये लेड हमारे इन कैटेलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा, लेड इन कैटेलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा, इसलिए हम कैटेलाइटिक कन्वर्टर के साथ कभी भी लेडेड फ्यूल यूज नहीं करेंगे। किसी भी व्हीकल में कैटेलाइटिक कन्वर्टर अगर दे रहे हैं तो अनलेडेड फ्यूल ही हम लोगों को वहां पे यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, बताओ जल्दी से, सिंपल कैटेलाइटिक कन्वर्टर तक सब कुछ अभी क्लियर है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा केस हिस्ट्री के ऊपर। अब पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आने वाला है। अब तक था मैकेनिज्म थोड़ा समझने का, अब कुछ समझने का नहीं है, सब डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। अब दिल्ली में आप लोग तो सबके सब दिल्ली से ही हो, यहाँ पे दिल्ली के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन, आप लोगों को पता है एयर पोल्यूशन है, वहीं के केस हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना है। क्या हुआ 1990 में, 1990 के अंदर एक पीआईएल फाइल किया गया। पीआईएल की फुल फॉर्म लिख लो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी बच्चों, इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करते चलना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। पीआईएल फाइल किया गया, उस पीआईएल में ये देखा गया कि पूरे वर्ल्ड में 41 पॉल्यूटेड सिटीज है, मतलब पूरे वर्ल्ड में 41 रैंकिंग दिया गया, उसमें दिल्ली पता है कि कौन से नंबर पे आया था, 4th रैंक पे आया अमंग 41। अगर अभी ये पीआईएल फाइल किया जाने तो टॉप 1 पे आने वाला है दिल्ली, इतना हम कंसीडर करके चलते हैं कि इतना ज्यादा पोल्यूशन वहां पे है। ठीक है, तो पीआईएल की फुल फॉर्म याद रखनी है। 1990 में दिल्ली को कौन सा रैंक मिला था, 4th रैंक मिला था। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, किसने फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइल किया था, आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स डेरिवेटिव द, बस वही किया गया। अब 4th रैंक मिल गया, अभी कोई खुशी की बात तो नहीं है ना, हम लोगों को प्राउड तो फील नहीं होना चाहिए ना कि 4th रैंक मिला है। अब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब उस सोल्यूशन के लिए क्या किया गया, सबसे देखा गया कि यार सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स की या व्हीकल्स की वजह से हो रहा है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर से फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है, गैसेज रिलीज होती हैं। तो अब गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि वहां पे जितनी भी बसेस चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनको डीजल से उठा के सीएनजी में लेके आओ, सबको डीजल से उठा के सीएनजी में लेके आओ। 2002 तक सारी बसेस जो थी दिल्ली की वो सीएनजी में आ गई थी, मतलब सीएनजी पे रन करने लग गई थी। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि मैम डीजल और सीएनजी है तो दोनों फ्यूल ही, क्यों डीजल से सीएनजी में किया गया, तो इसका आंसर ये है बेटा, बिकॉज जो सीएनजी होता है वो डीजल के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से बर्न होता है, जो कोई जितना ज्यादा बर्न होगा उतना ही ज्यादा कम वेस्ट वो प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, तो इफिशियंटली बर्न होता है। इसका अनबर्न पार्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। सीएनजी
चीपर होता है, सस्ता होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल, और इसको चोरी भी नहीं किया जा सकता। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी, डीजल वगैरह के लिए तो डीजल को तो हम किसी भी चीज में कैरी कर सकते हैं, सीएनजी के लिए पाइपलाइंस डालनी होती है, सीएनजी के लिए पाइपलाइन, तो वहां पे प्रॉब्लम सिर्फ इस पाइपलाइंस की थी कि हम पाइपलाइंस को कैसे अरेंज करें, इसी में डिफिकल्टी आ रही थी, सीएनजी को ट्रांसपोर्ट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में अलग अलग पॉइंट्स पे, वहां पे प्रॉब्लम आई थी बस। Simultaneously, parallel step taken in Delhi for reducing vehicle population pollution include phasing out of old vehicles, use of unleaded petrol यूज किया जाए, या फिर लो सल्फर पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल यूज करो जिसके अंदर सल्फर का अमाउंट कम है, सभी व्हीकल्स के अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर्स होने चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बना दिए। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं बहुत सारे रूल्स का एक सेट। चलो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इनको बोलते हैं हम आपका यूरो नॉर्म्स। यूरो नॉर्म्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये पहले यूरोप में स्टार्ट किए गए थे। यूरो नॉर्म्स क्या होते हैं? दीज आर सेट ऑफ रूल्स, रूल्स बनाए गए कुछ फॉर ऑयल कंपनीज के लिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, ऑटोमोबाइल्स कंपनी किसके लिए? टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ सल्फर, कि वो अपने फ्यूल के अंदर सल्फर की अमाउंट को कंट्रोल करें, और उसके साथ साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी रिड्यूस करें। बच्चों में राइटिंग बड़ी खराब आ रखी होगी, बिकॉज सुबह सुबह ना लिखने का मन नहीं करता है, हैंड से लिखता है ना, अच्छी राइटिंग नहीं आती है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, उससे लिख लेना। दीज आर सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑयल कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल्स कंपनी टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ सल्फर एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसके अंदर डीजल एंड पेट्रोल के अंदर। ठीक है, यूरो नॉर्म्स को ही हम भारत नॉर्म्स भी बोला जाता है। जब इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में यूरो नॉर्म्स ना बोल के हम इनको भारत नॉर्म्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज लेड आउट ए रोड मैप टू कट डाउन व्हीकलर पॉल्यूशन। अब इसके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, कुछ नहीं जाता एक्स्ट्रा पढ़ने में, क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो इसके लिए क्या किया गया, कुछ स्टेजेस बनाई गई, मतलब पहली स्टेज में क्या बोला गया, एक अमाउंट तय कर दिया गया कि अगर आप कोई फ्यूल बनाओ, मतलब कंपनीज के लिए बनाया गया कि अगर आप कोई फ्यूल बनाओगे तो उसके अंदर सल्फर इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, उसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेज आया, उस पर और ज्यादा कम, नेक्स्ट स्टेज आया, उस पर और ज्यादा कम, नेक्स्ट पे और ज्यादा कम, ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने अपने फ्यूल्स के अंदर सल्फर और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अमाउंट को डिक्रीज कराया। तो सबसे पहले हमारे पास आया था भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 1, जिसको हम यूरो 1 भी बोल सकते हैं। ये कब आया था? 2000 में आया था। फिर इसके बाद आया भारत स्टेज 2 या फिर यूरो 2, 2005 में आया, जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड ने, पूरे नेशन ने इसको यूज किया। फिर आता है हमारा थर्ड वाला, थर्ड वाले को वही यूरो थर्ड बोलेंगे, ये आया था 2010 के अंदर। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस आई। क्या गाइडलाइंस आई इसके अंदर, ये ध्यान रखना है, डीजल, पेट्रोल और एरोमेटिक। डीजल के अंदर जो सल्फर का अमाउंट है वो 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पीपीएम में इसको लिख लो, और पेट्रोल के अंदर 150 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये हमारा यूरो थर्ड ने बोला था। फिर जो फोर्थ वाला था वो 2010 में ही ये हमारा आ गया था, फोर्थ वाला, बट ये सिर्फ और सिर्फ 13 सिटीज ने इसको, 13 सिटीज पे अप्लाई हुआ था, उन्होंने इसको फॉलो किया था, बाकी और किसी ने फॉलो नहीं किया था, बाकी सारे पूरे नेशन में फॉलो हुए। फिर फिफ्थ वाला आया था हमारा, फिफ्थ वाले को हम लोगों ने स्किप कर दिया था, बिकॉज हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी कि हम इतना ज्यादा अमाउंट को कम कर दे, इतने अच्छे अच्छे हमारे पास व्हीकल्स नहीं थे कि उनके अंदर हम ये वाले फ्यूल्स यूज कर पाए, इसलिए फिफ्थ वाला स्किप कर दिया गया था। फिर आया था हमारे पास सिक्स्थ वन, जो 2020 में आया।
इसकी अमाउंट देखो, डीजल में इन्होंने बोला एक सेकेंड, फोर्थ वाले की भी लिख लो, फोर्थ वाले में 350 से कम करके इसको 50, पेट्रोल में भी 50 और यहाँ पे इसको 35% कर दिया गया। 2020 में इसको 50 से डिक्रीज करके 10 और लेस देन 35। ये देखो समझो इसको फिर से, सबसे पहले भारत स्टेज 1 आया 2000 में, सेकेंड वाला आया 2005 में, थर्ड आया 10 में, फोर्थ भी 10 में ही आ गया, लेकिन वो सिर्फ 13 सिटीज के अंदर अप्लाई हुआ था। आपका थर्ड वाले में क्या बोला गया कि डीजल पेट्रोल के अंदर जो सल्फर की अमाउंट है वो 350 ppm और पेट्रोल के अंदर 150 ppm और एरोमेटिक कंपाउंड की 42% होनी चाहिए। फिर फोर्थ वाला सिर्फ 13 सिटीज में हुआ जिसके अंदर 50-50-35 लेके गए। फिफ्थ वाला कहीं पे अप्लाई नहीं हुआ, उसको हमने स्किप कर दिया इंडिया के अंदर। सिक्स्थ वन 2020 में आया जिसके अंदर डीजल 10%, पेट्रोल 10%, एरोमेटिक लेस देन 35%। अब पढ़ो इसको क्या है ये, एनसीईआरटी ने भी एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। More stringent norms for fuel means steadily reducing the sulfur and aromatic compound in petrol and diesel. Euro third norm जैसे क्या है, एग्जाम्पल दिया, stipulate that सल्फर बी कंट्रोल्ड एंड 350, सल्फर को कहाँ पे कंट्रोल करना है 350 तक इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल, और एरोमेटिक कंपाउंड को कितना होना चाहिए, सिर्फ 42% होना चाहिए। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, हमारी रोड मैप के अकॉर्डिंग ये गोल ये था कि इसको नेक्स्ट नॉर्म तक हमको कितना करना है 50 ppm इन पेट्रोल डीजल में भी एंड ब्रिंग डाउन टू एरोमेटिक को 35% तक लेके आना है। Corresponding to the fuel, vehicle engines will also need to be upgraded because अगर हम फ्यूल को चेंज करेंगे तो फ्यूल यूज जिन व्हीकल्स में हो रहा है उनको भी हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। 2020 वाला ऐड कर लेना 10-10 और लेस देन 35%। यह पूरे नेशन ने 2020 वाले को यूज किया था। फोर व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 4 थ्रू आउट द कंट्री अप्रैल 2017 तक फॉलो हो गया था। 3 व्हीकल्स के लिए थ्रू आउट द कंट्री सिंस 1 अप्रैल तक एंड 2 व्हीलर्स के लिए थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017। यहाँ से इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते बट याद रख लेना, जितना मैंने आप लोगों को बताया वहीं तक है। थैंक्स टू द एफर्ट्स मेड द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 SO2 हैज बीन फाउंड इन दिल्ली। तो 1997 और 2005 में अगर हम देखें तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम हुआ, लेकिन अभी के टाइम में तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना। ये चीजें क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आते हैं हम लोग अपने वाटर पोल्यूशन पे। यहां तक सबको क्लियर हो गया एयर पोल्यूशन का। हाँ एक और चीज ऐड कर लो एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन का एक्ट कहाँ पे ऐड करोगे इसको, यहीं पे लिख लो, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। कब आया था ये आपका, ये आया था 1981 में, बट इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, अमेंडेड किया गया इन 1987 में। और 19 यार बहुत गंदी राइटिंग आ रही है सच्ची में, अमेंडेड अच्छे से लिखता है, इन 1987 में अमेंडेड कर दिया गया। और इसके एयर पोल्यूशन के साथ साथ यहीं पे नॉइस पोल्यूशन को भी ऐड कर दिया गया। ये हुआ था हमारा। अब जरा एक बार नॉइस पोल्यूशन को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ था बट आई गेस वो स्किप हो रखी है यहाँ पे स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड ऐड करके उसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो जरा नॉइस पोल्यूशन के बारे में। नॉइस पोल्यूशन जो हम लोग नॉइस क्रिएट करते हैं उसके थ्रू होने वाला पोल्यूशन। अब किस वॉइस को हम नॉइस पोल्यूशन मतलब नॉइस पोज कर रहे हैं ऐसे बोलेंगे, जो साउंड होगी मोर देन 80 dB से ज्यादा उसको बोलेंगे कि वो नॉइस क्रिएट कर रही है। और हमारे लिए अनबियरेबल कौन सी होगी, अनबियरेबल होगी मोर देन 140 dB। और अगर आपने इस काउंट को मोर देन 150 कर दिया ना तो आपके जो ईयर ड्रम्स है वो डैमेज हो जाएंगे। मोर देन 150 अगर आपने इसको कर दिया। और अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मली कितना होता है 30 से 60 dB होता है, ये याद रखना है। अब नॉइज पोल्यूशन होता है तो क्या क्या हो सकता है, आपका स्लिपनेस हो सकती है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है, ब्रीथिंग पैटर्न आपका एल्डर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन हमें अपने आसपास नॉइज एब्जॉर्बेंट लगाने चाहिए।
साउंड फ्री जोन्स बनाने चाहिए स्कूल्स के, जहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे हम लोगों को क्या कोई पब क्लब्स वगैरह इस टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए, या फिर एक प्रॉपर रूल्स बना देना चाहिए कि इस टाइम के बाद डीजे नहीं चलने वाला। जैसे दिल्ली में है, परमिशन नहीं होता ना रात में 10 बजे के बाद लाउड सॉन्ग्स वगैरह नहीं चलाना, तो सब किस लिए, इसीलिए है। या फिर ग्रीन मफलर इफेक्ट यूज, ग्रीन मफलर इफेक्ट का पता क्या होता है, रोड्स क्या होता है, व्हीकल्स की सबसे ज्यादा साउंड्स आती है, हॉर्न्स वगैरह की, तो हम लोग क्या कहते हैं ना, रोड्स के आसपास ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। सबसे ज्यादा नीम का ट्री होता है, वो क्या करता है, साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ट्रीज को, ऐसे ट्रीज हम लोगों को यूज करने चाहिए। या फिर फायर क्रैकर्स वगैरह हो गए, उनका कम से कम यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें आ गई नॉइज पोल्यूशन में, इतना ज्यादा हम लोगों को इसमें नहीं देखना है। अब आता है वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वाटर को कैसे हम, सबसे पहली चीज वाटर को हम पोल्यूट कैसे करता है, फिर उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने एयर पोल्यूशन एक्ट देखा 1981 में आया था, अमेंडेड हुआ था 1987 में। ये कब आया, 1974, मतलब एयर से पहले वाटर पोल्यूशन के ऊपर केस चल गया था। गवर्नमेंट पहले थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो गई थी इसको लेके ना, वही हम लोगों को देखना है। अब चलो वाटर पोल्यूशन, अब नॉर्मल सी बात करते हैं। पहले हम अपने आसपास वाटर को पोल्यूट कैसे करते हैं। देखो, सबसे बहुत जेन्युइन सी चीज बताऊं, जो हम लोग आसपास में अपने, मतलब हमारे घरों में भी आज के टाइम पे यूज होता है। हमारे घर में जितना भी पूजा वगैरह की सामग्री होती है, किसी के घर में कोई हवन हुआ या फिर कुछ भी हुआ, कोई कैलेंडर है, भगवान जी का फोटो वगैरह है, वो खराब हो गई है, थोड़ी सी फट गई, हम लोग क्या करते हैं, उसको गंगा जी में लेके जाओ एंड उसका विसर्जन कर दो। डस्टबिन में नहीं डालते हम पूजा पाठ की चीजें। अब हमारी जो गंगा मैया है, जो रिवर है हमारी, क्या उसके अंदर कोई टैंक लगा हुआ है या कोई वहां पे कुआं है कि उसके अंदर सारी चीजें जा रही है, वो सब के सब खा रही है चीजें, वो भी तो पोल्यूशन कोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी पे हम क्या करते हैं, गणेश चतुर्थी पे इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने स्टार्ट कर दिया है सबने, तो मिट्टी का बनाया जाता है। उसके टाइम, उस टाइम पे कितना ज्यादा होता है, या फिर नवरात्रि के टाइम पे भी होता है ये सारी चीजें। तो हम लोग वाटर को क्या समझते हैं, वाटर को हम ऐसा समझते हैं कि यार वाटर के अंदर कुछ भी डालो, वाटर सब एक्सेप्ट कर लेता है, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। वही हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है, ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इनटू देम ऑल काइंड ऑफ वेस्ट। कुछ भी वेस्ट हो सब वाटर में डिस्पोज कर दो, वाटर कुछ नहीं कहेगा हम लोगों को। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग, वाटर हर चीज को वॉश कर सकता है, नॉट टेकिंग cognizance of the fact that water bodies are our lifeline। वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन चैप्टर में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, पहली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, पहला जो लिविंग सेल था, वाटर के अंदर ही देखा गया था। इसीलिए बोलता है वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर living organisms। Can you list what all we tend to try and wash away through our rivers and drains due to some activities of humankind? Ponds, lakes, streams, rivers, estuaries, oceans are being polluted in several parts of the world. Realizing the importance of maintaining the cleanness, water की cleanness को realize करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट रिलीज किया था 1974 में, हमारे वाटर रिसोर्सेज को क्लीन रखने के लिए। ठीक है, चलो फिर आता है डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है, और इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक सीवेज मतलब हमारे घरों से आने वाला वेस्ट, और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मतलब हमारे इंडस्ट्रीज से आने वाला वेस्ट। एज वी वर्क विद होम वाटर इन आवर होम्स, इन द सिटीज एंड टाउन्स, वी वॉश everything into drains। Have you ever wondered where the sewage that comes out of our house, जो हमारे हाउसेस से इतना सारा सीवेज आता है, एग्जैक्टली वो जाता कहाँ पे है, वो सारा का सारा सीवेज वाटर के अंदर ही तो जाता है। हम लोगों ने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में सीवेज वाला ट्रीटमेंट पूरा का पूरा पढ़ा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा था। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोगों ने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कराया था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें अलग अलग टैंक्स यूज किए थे, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उठा के लेके आए थे, कराए थे नहीं। तो अब जब इस चैप्टर के डीवी भी करोगे ना, तो पहले एक बार माइक्रोब वाला चैप्टर जरूर रिवाइज कर लिया, नहीं तो क्वेश्चन करते टाइम ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है ना, उसके क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं आप लोगों को। पूरा वही लिखा हुआ है कि आप लोगों ने चैप्टर 10 में पढ़ा है पूरा सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह कैसे कैसे होता है। अब जितना हम ये सीवेज प्रोड्यूस करते हैं, इस सीवेज के अंदर 99.9% वाटर होता है, सिर्फ 0.1% इम्प्योरिटी होती है।
यही 0.1% इम्प्योरिटी वो है बच्चों जो इस वाटर को हमारे लिए इम्प्योर बनाती है, नॉन ड्रिंकेबल इसको बनाती है। अब इम्प्योरिटीज में क्या क्या आ सकता है? सस्पेंडेड सॉलिड जैसे कि सैंड, स्लीट, क्ले, कोलाइडल मटेरियल्स हो सकते हैं, डिजॉल्व मटेरियल्स हो सकते हैं, ये सब वाटर को बनाते हैं इम्प्योर। देन जैसे कि अब आते हैं थोड़ा सा बीओडी और डीओ पे लेके। अब इंपॉर्टेंटली समझना है, देखो कैसे समझोगे, समझो। देखो बच्चों, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में एक सिंपल सी चीज ये लिख लो, मेरे पास कोई वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर, जितना ज्यादा वाटर मेरा पॉल्यूटेड होगा उतना ही ज्यादा होगा उसका बीओडी एंड उतनी ही कम होगी उसके अंदर डीओ। डीओ मतलब होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। सिर्फ समझना है यहाँ पे चीजें, अभी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझो। अब क्या समझना है वो ध्यान से समझो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वाटर पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है या नहीं है? वाटर पॉल्यूटेड है तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अब उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। अब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे एरोबिक या एनारोबिक? थोड़ा सोचो, माइंड का यूज कर, इधर उधर से ध्यान हटा दो, सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो। पॉल्यूटेड वाटर है इसका मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए मैं उसको पॉल्यूटेड बोल रही हूँ। अब उस ऑर्गेनिक कंटेंट को डिकम्पोज करने के लिए मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी? मेरे को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन करते हैं। अब उनको एरोबिक है, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी को तो यूज करेंगे ना, बाहर से थोड़ी ना आप उनको ऑक्सीजन दोगे। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए उठा के आपने, भाई करो आप डिकम्पोजिशन जितना मर्जी, वाटर को लेस पॉल्यूटेड बनाओ। तो इसका मतलब जितना ज्यादा वाटर के अंदर पोल्यूशन, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उतनी ही ज्यादा उनकी ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका मतलब पॉल्यूटेड, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर उतनी ही ज्यादा उसकी बीओडी, बिकॉज इतनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड। अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वो यूज करेंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा, पॉल्यूटेड वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ हम लोगों को क्या समझा रहा है यहाँ पे। ये यहाँ से आप वाटर डाल रहे हो, ये मेरा सबसे पॉल्यूटेड वाटर है, ब्लैक डार्क ब्लैक कलर में दिख रहा है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। यहाँ से डिस्चार्ज आपने डाला तो इसका मतलब इसका जो ये रेड वाली लाइन है डिजोल्व ऑक्सीजन है, और ये जो हमारा ब्लू वाली है बीओडी है। तो जितना ज्यादा पॉल्यूटेड है उतना ही ज्यादा बीओडी हो रहा, फिर धीरे 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 बीओडी कम होता जा रहा है। बीओडी कम होने का मतलब वाटर लेस पॉल्यूटेड बन रहा है, देखो वाटर के अंदर से ब्लैकनेस गायब होती जा रही है। वाटर लेस पॉल्यूटेड बन रहा है मतलब लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लेस ऑक्सीजन डिमांड होगी, ऑक्सीजन कम यूज करेंगे तो इसका मतलब मेरे वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे बीओडी कम हो रहा है ऐसे ऐसे डीओ ज्यादा होता जा रहा है, तभी तो इनवर्स रिलेशन है दोनों में। सिर्फ इतना बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ तक समझ आ गया ग्राफ। चलो, अगर समझ में आ गया है तो वही हमारा ये बताते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही सब हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है। ये डिग्रेडेशन कराएंगे, रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन, शार्प डिक्लाइन होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन के अंदर, सबसे वही चीजें हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आता है, एक प्रोसेस होता है बच्चों, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, अब इसको समझ लो क्या होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब है, मैंने क्या किया, वाटर के अंदर मैं इंडस्ट्री से उठा के या डोमेस्टिक सीवेज उठा के अलग अलग जगह जगह से उठा के मैं सीवेज को वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं एक वाटर बॉडी के अंदर एक ऐसा डिस्चार्ज डाल रही हूँ जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मेरे वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट नहीं बढ़ जाएगा क्या? और अगर वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, वहां पे प्लांट्स ग्रो होने लग जाएंगे, क्योंकि सबसे जहां पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट्स ग्रो करेंगे। एंड वाटर के अंदर क्या कौन ग्रो करेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करेंगे। तो वहां पे, और वाटर बॉडी के सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते हैं? एल्गी होते हैं।
तो इसका मतलब मेरा जो वाटर बॉडी है उसके पूरे ऊपर के सरफेस के ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, ग्रीन ग्रीन लेयर्स बन जाएंगी। आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास लेक्स और पॉन्ड्स में जिसमें सबसे ज्यादा डिस्चार्ज आपका जाता है, आपकी सिटी का डिस्चार्ज, वो वाटर बॉडी के ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन लेयर बने, हम बोलते हैं एल्गी लगी हुई है इसके अंदर, वाटर के अंदर होता है नहीं। तो एल्गी किसकी वजह से आते हैं, बिकॉज आप लोग जो डिस्चार्ज डाल रहे हो ना, उस डिस्चार्ज के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, इस वाटर ने इसी न्यूट्रिएंट्स को फायदा उठा के एल्गी डेवलप करा लिया यहाँ पे। अब एल्गी होगी, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी, ऑक्सीजन उसको चाहिएगा। पहली चीज तो देखो क्या करेगी, वो वाटर का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है ना, ऊपर वाली लेयर है, उसको कवर कर लेगी। तो इसका मतलब उस वाटर सरफेस के जो नीचे प्लांट रहते होंगे या ऑर्गेनिजम्स या जू प्लैंक्टन जो भी रहते होंगे, वहां तक सनलाइट नहीं जा पाएगी ना। अगर कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रहता होगा, वहां तक सनलाइट नहीं जा पाएगी, उनकी डेथ होगी होगी। ऑक्सीजन ज्यादा सारी की सारी यूज कर लेगी एल्गी, ऑक्सीजन सारी की सारी यूज कर लेगी, हमारी जो फिशेज हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। अगर वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को हम बढ़ा दें, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी वहां पे प्लैंक्टोनिक्स की, फ्री फ्लोटिंग एल्गी, इसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज का एक डिस्टिंक्ट कलर आ जाएगा, अलग से कलर आ जाएगा। एल्गल ब्लूम वाटर की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिशेस का मोर्टेलिटी कराएंगे, डेथ रेट बढ़ाएंगे। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गीज आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स के लिए भी टॉक्सिक हो सकती है और एनिमल्स के लिए भी टॉक्सिक हो सकती है। ये पहला एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, वाटर के हार्मफुल इफेक्ट्स, अगर हम वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ये होगा। सेकंड, वाटर बॉडीज, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वो वाटर हाइसिंथ वाला टेरर ऑफ बंगाल देखा है, नहीं देखा है? तो टेरर ऑफ बंगाल भी आता है, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड हम उसको बोलते हैं। हम उसको इंडिया के अंदर लेके आए थे, किस लिए, बिकॉज वो ब्यूटीफुल होता है। लेकिन जिस वाटर बॉडी के अंदर लगाते हैं हम उसको, उस वाटर बॉडी के अंदर से क्या करता है, सारी डिजोल्व ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, फिशेस की डेथ करा देता है। याद रखना है आप लोगों को, वाटर हाइसिंथ वाला एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल इसी को हम बोलते हैं। एंड देन आता है वाटर बॉर्न डिसीज, अगर वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है तो उससे वाटर बॉर्न डिसीज भी हो सकते हैं, बिकॉज हमारे जो होम्स या फिर हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज आ रहा है उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, और कुछ लोग उस वाटर को बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के अगर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी वाटर बॉर्न डिसीज, डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, ये सब हो सकता है। या फिर कोई इंडस्ट्रीज से वेस्ट आता है, तो इंडस्ट्रीज वेस्ट के अंदर केमिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं। हैवी मेटल जिसका साइज आप लोगों को याद रखना है, मोर देन 5 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, जैसे मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ हमारे वाटर के अंदर मिक्सअप होंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, दिस वन इज बच्चों बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है उसको समझो, अच्छे से समझना है। फूड चेन है, फूड चेन में हम लोगों को पता है जो हमारा सबसे लो हायर वाला ट्रॉपिक लेवल होता है, लोअर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर देयर फूड, अपने नरिशमेंट के लिए, अपने फूड के लिए लोअर ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड होता है। अभी सपोज कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने अपने प्लांट्स के ऊपर डीडीटी को स्प्रे किया, प्लांट्स के ऊपर डीडीटी स्प्रे किया, बारिश हुई बारिश, तो प्लांट से वो बारिश के थ्रू कहाँ पे आ गया, सॉइल में आ गया, और वो सॉइल से ही वाटर कहाँ पे चला गया, किसी वाटर बॉडी के अंदर चला गया। वाटर बॉडी के अंदर मेरा डीडीटी चला गया। अब उस वाटर डीडीटी को फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने उसी वाटर को यूज किया, तो डीडीटी फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बॉडी में, फाइटोप्लैंक्टॉन से जू प्लैंक्टॉन, जू प्लैंक्टॉन से स्मॉल फिशेस की बॉडी में, स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस की बॉडी में, और लार्ज फिशेस को जो बर्ड्स खाती है बर्ड्स की बॉडी में, या फिर फिशेस को जो ह्यूमंस खाते हैं ह्यूमंस की बॉडी में डीडीटी चला गया। अब बोलो कि मैम एक लेवल से दूसरे लेवल में डीडीटी जा रहा है, हमने मान लिया मैम जा रहा है। अब ये डीडीटी, पहली चीज डीडीटी एक्सक्रीट आउट हो जाता है डायरेक्टली, बिकॉज डीडीटी के को डाइजेस्ट करने के लिए कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है बॉडी के अंदर, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, डायरेक्टली एक्सक्रीट होता है। और इसका एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब जाता है, मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब इसका लेवल बढ़ता चला जाता है, इसके अंदर सब्सटेंस, ये अपने आप को ऐसे समझ लो रिप्रोड्यूस करता है, अपना अमाउंट बढ़ा लेता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे अगर 0.003 ppb है ना ये, तो नेक्स्ट लेवल पे जाते ही 0.4 हो जाएगा, उस नेक्स्ट लेवल पे जाते ही और ज्यादा बढ़ जाएगा, और अप टू द हाई, सबसे टॉप मोस्ट पे जाते जाते इसका लेवल बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है।
इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का फूड चेन के अंदर एंटर हो जाना और उसका मतलब हर एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना, हर एक सक्सेसिव लेवल पे उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना, उसी को बायोमैग्निफिकेशन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। सिंपल है। क्या होता है, एक्वेटिक फूड चेन के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाएगा बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। और ये अगर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं 0.03 ppb से, तो ये हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते 25 ppm तक हो सकता है। और सबसे ज्यादा जो लार्ज फिशेस होती हैं, लार्ज फिशेस को अगर हमारी कोई बर्ड्स खा रही है ना, डीडीटी क्या करता है, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अब बर्ड्स के जो एग शेल है वो थिन होने लग जाएगा, बर्ड्स की जो बोन्स है वो कैल्शियम की बनी होंगी, वो बोन्स की वीकनिंग कराने लग जाए, मतलब प्रॉपरली कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। ये चीज आप लोगों का हमारी बॉडी के अंदर भी जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ही डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर बर्ड्स उसको खा रही है तो बर्ड्स की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा डिक्लाइन आएगा। डन। चलो इतना याद रखना, जैसे एल्गी का एग्जांपल दिया, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस और ह्यूमन 0.04 से स्टार्ट करें, ह्यूमन तक पहुंचते पहुंचते 13.55 ppm हो रहा है। एग्जांपल ये वाला याद रखना है, 0.03 से 25 ppm वाला जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया। वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू या न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को आप बढ़ाओगे तो उसकी वजह से हमारा जो लेक है उसकी नेचुरल एजिंग होने लग जाएगी। इन द यंग लेक वाट, अगर हम यंग लेक की बात करें तो उसके अंदर वाटर कोल्ड होता है, क्लियर होता है और ऐसा होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर आप न्यूट्रिएंट्स बढ़ाओगे, न्यूट्रिएंट्स भी मेनली कौन से होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। लेक की फर्टिलिटी बढ़ेगी, लेक की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो वहां पे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब ज्यादा अमाउंट में आने लग जाएंगे। और जो एक्वेटिक बॉडीज थी वहां पे, अब पता है यूट्रोफिकेशन से कुछ जगह पे क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने उसमें हाइड्रेट सक्सेशन पढ़ा था, एक वाटर बॉडी को पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको करने के लिए। ऐसे यहाँ पे है, हम एक वाटर बॉडी से पूरा फॉरेस्ट भी बना सकते हैं अगर हम रेगुलरली वहां पे न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इवेंचुअली लेक गिव राइज टू लार्ज मास ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स वहां पे हो जाएंगे, देन कन्वर्ट उसको पूरा लैंड में भी कन्वर्ट करेंगे, बट वो डिपेंड करेगा वहां की क्लाइमेट पे, लेक का साइज क्या था और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इफ्लुएंस को डायरेक्टली डाल रहे हैं वहां पे, उसकी वजह से हम यूट्रोफिकेशन को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, एंड इसी प्रोसेस को बोलेंगे एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्लियर यहाँ तक? इतना डन हुआ। फिर इसके बाद आता है कि अगर हम अपने वाटर के अंदर थर्मल वेस्ट वाटर्स डाल रहे हैं, थर्मल का मतलब होता है हाई टेम्परेचर वाला वेस्ट हम डाल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, थर्मल पावर प्लांट से आता है, या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसका वेस्ट में हाई टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, वाटर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होंगे जो टेम्परेचर सेंसिटिव होंगे, जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी ऑब्वियसली वहां पे। यही चीज हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का अगेन एक केस स्टडी आ गया, इस केस स्टडी को आप लोग पढ़ लेना, इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप लोग पढ़ोगे तो इजीली कर पाओगे, ठीक है। कैलिफोर्निया की स्टोरी इन लोगों ने बताया हुआ है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। चलो ये केस स्टडी आप लोग कर लेना पूरा का पूरा। फिर आते हैं हम लोग हमारे सॉलिड वेस्ट पे। सॉलिड वेस्ट जन एवरीथिंग दैट गोज इनटू इन ट्रैश, जैसे कि सॉलिड वेस्ट में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है जो हमारे होम्स, ऑफिस, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल यहाँ से आता है, म्युनिसिपैलिटी वाले उसको कलेक्ट करने के लिए आते हैं। इसके अंदर जनरली हमारा पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब होता है। बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द, फिर उसको बर्न करके कुछ अमाउंट हम वहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हैं, और कुछ वेस्ट ऐसा भी होता है जिसको हम बर्न नहीं कर सकते, उनको हम क्या करते हैं, लैंड के अंदर बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। या फिर ऑफन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रेट एंड फ्लाइज वहां पे आने लग जाती है। कुछ सैनिटरी लैंडफिल्स वर एडप्टेड एज द सब्सिडेंट ओपन बर्निंग डंप, सैनिटरी लैंडफिल्स, यही सब फालतू की चीजें यहाँ पे बताई हुई है सॉलिड वेस्ट के अंदर। इतना ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, और बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल से आता है।
बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, जिसको हम डिग्रेड करा सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, बायोडिग्रेडेबल, जिसको नहीं करा सकते नॉन बायोडिग्रेडेबल। रिसाइक्लेबल में जैसे कि हमारे प्लास्टिक्स वगैरह जिसको हम वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे रिसाइक्लेबल। इसकी केस हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। कहाँ गया हमारा, हाँ एक ये भी याद रखना है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आप लोगों को याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि हमारे कोई लैपटॉप खराब हो गया और वो ठीक नहीं हो सकता, मोबाइल फोन्स खराब हो गए, टीवी या फिर एलईडी, कुछ भी चीज अगर खराब हो जाती है, उसका जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। अब जितनी भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर तो सबसे ज्यादा ऐसी चीजों का यूज होता है, डिवाइसेस का ज्यादा यूज होता है। अब वो क्या करता है, वो ई वेस्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसी ई वेस्ट को हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट करा लेती है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर से आयरन हो गया, मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जितना यूजफुल मेटल होता है उन मेटल को फिर यूज करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है ना कि इसके जो प्रोसेस हो रहा है, हम ई वेस्ट के अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके लिए कोई मशीन्स वगैरह का यूज नहीं किया है, मैनुअली किया जाता है। अब हो सकता है उसके अंदर से कोई यूवी रे या कोई हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हो, या वो जो मेटल आ रहा है वो रेडियो एक्टिव हो, तो इसकी वजह से क्या होता था ना, जो वर्कर्स होते थे वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपोजर आ जाता था इन सब चीजों का। ये साइड इफेक्ट बस देखा जाता है इसमें। ये आपको याद रखना है, ई वेस्ट में जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वो अपना वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को दे देती है, जैसे कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, जहां पे ये उसमें से वापस से सब्सटेंसेस को रिकवर करके, मतलब एक रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब प्लास्टिक वेस्ट की केस स्टडी आप लोगों को पढ़नी है। अब जो जो चीजें मैं बताऊंगी उसको हाईलाइट करते चलना। ये केस स्टडी है हमारी बैंगलोर की। बैंगलोर में थे एक हमारे इंडिविजुअल जिनका नाम है अहमद खान। ठीक है, अहमद खान कितने इयर्स के थे हमारे, 57 ईयर ओल्ड थे ये। कहाँ पे थे, बैंगलोर से 57 ईयर ओल्ड थे ये। लास्ट 20 ईयर्स से प्लास्टिक को यूज करके उससे नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे थे। तब इन्होंने देखा कि प्लास्टिक से हम यूज करके नए नए प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है प्लास्टिक का। उस वेस्ट को बोलते हैं पॉली ब्लेंड, मतलब प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करते टाइम जो फाइन पाउडर रिलीज होता है, दिस इज नॉन एज पॉली ब्लेंड। अब अराउंड 8 ईयर्स पहले उन्होंने क्या सोचा कि यार क्या करें इसको पॉली ब्लेंड को, ये तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। उन्होंने देखा उनके घर के सामने ही सपोज करो कोई रोड वगैरह बन रहा था, रोड के अंदर यूज होता है बिटुमेन। उन्होंने पोली ब्लेंड को उठाया और बिटुमेन के साथ कंबाइन कर दिया, मतलब रोड चल रहा था बिटुमेन, उसके ऊपर पोली ब्लेंड डाल दिया, फिर ऐसे वेस्ट रोड पे डाल दिया, ऐसे सोच लो। अब उन्होंने देखा कि जो रोड था वो और ज्यादा अच्छा बना, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ गया। तो उनके दिमाग में यही से एक चीज आ गई कि यार क्यों ना हम जो ये रोड्स बनाए जा रहे हैं इस बिटुमेन के अंदर ये पोली ब्लेंड डाल दे, तो रोड्स और ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, इनकी रेपिलेंट प्रॉपर्टी, वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। इसी कंसेप्ट को लेके ये कॉलेज में पहुंच गए जिसका नाम था आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन। इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन करके अपना ही कंसेप्ट को प्रूफ कर दिया। किसके साथ कोलैबोरेशन किया, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, उनके साथ इन्होंने अपना बिटुमेन और पॉलीब्लेंड इनका मिक्सचर को प्रूव कर दिया कि अगर हम इनको रोड्स के ऊपर डालने में यूज करेंगे तो इसकी वजह से बिटुमेंस की जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो सकती है, एंड इट हेल्प टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय अ फैक्टर ऑफ 3, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा हम रोड की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ये इन्होंने बोला। फिर इसी की हेल्प से, मतलब इनको अप्रूवल मिल गया, इन्होंने अराउंड 40 किलोमीटर का रोड बनाया हुआ है 2002 तक। 40 किलोमीटर रोड्स बैंगलोर के अंदर इन्होंने बनाने शुरू किए। फिर एक और इन्होंने यहाँ पे लाइन ये दिया हुआ है कि जितने भी हमारे रैक पिकर्स होते हैं, रैक पिकर्स लाइक जो कूड़ा कचरा वगैरह उठाते हैं उसके अंदर से डिस्पोजेबल, नॉन डिस्पोजेबल, प्लास्टिक वेस्ट, इन सबको अलग अलग करते हैं, फिर उनको जाके बेचते हैं। उन्होंने देखा कि यार रैक पिकर जो होता है ना वो 0.40 के आसपास, 0.40 के आसपास पर केजी बेचता है, उसी को हम खरीद के हम बिटुमेंस में ऐड करते हैं, तो कितना ज्यादा हेल्पफुल हमारे लिए हो रहा है। तो उन्होंने ना उस जो वेस्ट था उसकी रॉ मटेरियल की अमाउंट को 0.40 पर केजी से बढ़ा के उन रैक पिकर्स को ₹6 देना स्टार्ट कर दिया था, जो अपनी टेक्निक में यूज करते थे। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे केस हिस्ट्री याद रखनी है। Thanks to innovation like polyblend, we might still avoid being smoothed by plastic waste, ये सब वही चीजें लिखा हुआ। फिर आता है हमारा एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स।
मतलब हम कितने ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं अपनी एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे कि इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। बिकॉज हम लोगों को क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना है। उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड, एक हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन तो बायोटेक में पढ़ा था कि हम अपनी क्रॉप को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कैसे सॉल्यूशन देंगे। इसका भी आप लोगों को क्या पढ़ना है, केस हिस्ट्री पढ़ना है, बड़ा अच्छा सा केस हिस्ट्री है इसका भी। ठीक है, चलो केस हिस्ट्री पढ़ते हैं इसका भी। इसका केस हिस्ट्री आपको पढ़ना है। रमेश चंद्र डागर, जो कि एक सोनीपत के फार्मर थे, सोनीपत हरियाणा में है, आप लोगों को पता होगा। रमेश चंद्र डागर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड का मतलब जो बहुत सारी चीजों को एक जगह कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि आजकल बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड चलता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है, बीएससी के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी प्लस पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी हम उसको बोलते हैं। ऐसे इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू किया। मतलब बहुत सारी, मतलब एक एरिया ले लिया, उस एरिया के अंदर बहुत सारी फार्मिंग की, बी कीपिंग किया, डेयरी मैनेजमेंट किया, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर। और उसमें क्या किया, एक दूसरे का जो वेस्ट था, मतलब बी कीपिंग का जो वेस्ट था उसको डेयरी के अंदर यूज कर लिया, डेयरी का जो वेस्ट था उसको वाटर हार्वेस्टिंग में, वाटर हार्वेस्टिंग का जो वेस्ट था उसको एग्रीकल्चर में। इस प्रोसीजर के थ्रू एक मतलब पूरी साइकिल में वेस्ट को यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से जो एंड में वेस्ट बच रहा था वो जीरो वेस्ट था, बिल्कुल कोई वेस्ट नहीं था। ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट। यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साइक्लेबल और जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, जहां पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है एक प्रोसेस से, उसको साइकिल करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट फॉर अदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के लिए। किसने यूज किया था, रमेश चंद्र डागर, सोनीपत के थे। कौन कौन सी क्रॉप्स इन्होंने, जैसे कि बी कीपिंग कराया, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर, एक पूरे चेन में कराया जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल था, सस्टेनेबल प्रोसीजर था। देन यहाँ तक याद रखना है। फिर इसके बाद इन्होंने ही, डागर ने क्या किया, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिसके अंदर 5000 फार्मर्स को अपने साथ कंबाइन करके इसी प्रोसीजर को बोला कि सब इसी को अप्लाई करें ताकि हम जीरो वेस्ट प्रोड्यूस कर पाए। फिर नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, हमारा वो वेस्ट जो अपने अंदर से रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। और अब रेडिएशंस तो आप लोगों को पता ही है, पता है पहले क्या, अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, न्यूक्लियर एनर्जीज को यूज करने लग गए थे, जो एक नॉन पॉल्यूटिंग वे था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स आए, इसके साइड इफेक्ट्स ये आए कि अगर कहीं पे एनर्जी लीकेज हो गया, एनर्जी लीकेज हो रहा है कहीं पे, या फिर इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा इन रेडिएशंस के एक्सपोजर में रह रहा है, उसके लिए वो लीथल हो जाता था। बहुत सारे डिसऑर्डर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग गए थे। ये था हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट आता है, इसको हम स्टोर कहाँ पे करें। इसको स्टोर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े ब्यूरी, मतलब जो रॉक्स होती है ना, रॉक्स के अंदर हम इनको ब्यूरिड करें है ना, 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस, ताकि उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली ह्यूमंस की या किसी भी एनिमल के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में ना आ पाए। ये यहाँ से जितना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है आपका, बट फिर भी आप लोगों को बताना चाहिए रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन होते हैं कैंसर कोजिंग होता है, ये तो हम लोगों को बताइए। ठीक है, और इसको डीप स्टोर करने के लिए क्या किया गया, न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट should be done in suitably shielded container buried within the rocks about 500 meter deep below the earth surface. This method is disposable is meeting safe opposition from the public. Done? अब आता है हमारा यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पहले देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब, जैसे कि अगर सपोज करो, एक आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम कार को बहुत देर तक धूप पे, मतलब हम शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, हमने क्या किया, कार को धूप पे पार्क कर दिया, फिर अचानक से जब उसमें बैठते हैं बहुत सफोकेशन वाली फीलिंग आती है, तो बोलते हैं गैस बन गई है इसके अंदर। तो पता है वो क्यों होता है, क्योंकि ग्लासेस बंद हो गया, ऑब्वियसली कार लॉक है, तो अब ग्लासेस बंद होंगे तो सन से जो लाइट आती है ना, वो लाइट एंटर हो जाती है अंदर कार के, वो बाहर नहीं जा पाती।
सन से अंदर एंटर हो जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा ही एग्जाम्पल पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हमारे नेचर के अंदर देखा जाता है। ये पूरा ग्रीन हाउस इसको बोला जाता है, बिकॉज इस प्रोसेस में ना ऐसे लगता है जैसे कि हम लोगों ने क्या बनाया, ग्लास का बड़ा सा हाउस बनाया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया ऐसे ग्लास का, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, अब प्लांट्स ग्रो करा रहे हैं, प्लांट से निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, निकल रही है, सन से जो लाइट आ रही है वो तो उस ग्लास को क्रॉस करके प्लांट तक पहुंच जाएगी, लेकिन प्लांट से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो बाहर नहीं जा पाएगी। अब वो बाहर नहीं जा पाएगी तो इसका मतलब उसी पूरे कंटेनर के अंदर ही हीटिंग इफेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, CO2 की वजह से। उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे बोलते हैं। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल ग्लास हाउस एंड इज यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, स्पेशली कहाँ पे, विंटर के टाइम पे, जिन प्लांट्स को हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे उनको ऐसे ग्लास वाले ट्रीटमेंट में रखा जाता है। इन अ ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द सनलाइट इन, सनलाइट को एंटर होने देता है लेकिन हीट को बाहर एक्सकेप नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो हमारा हाउस है वार्म अप हो जाएगा, वेरी मच लाइक इनसाइड अ कार, जैसे एग्जैक्टली कार के अंदर हम उसको सन के प्रेजेंस में पार्क करके छोड़ देते हैं कुछ आवर्स तक। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारे जो, अब देखो अगर हमारे अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। मतलब सन से लाइट आ रही है और लाइट वापस भी जाती तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, और रिसेंटली ये पाया गया है कि 15 डिग्री से कुछ इंक्रीज हो गया है 0.6 के आसपास टेम्परेचर। और जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज हम लोग प्लांट्स को कट कर रहे हैं, प्लांट्स को कट कर रहे हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस वो बना रहता है अर्थ पे। अब उसको कंज्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वालों को हम कट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो नहीं जा पा रही, अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे स्नो के माउंटेन्स हैं, वो सब हमारे मेल्ट होते चले जाएंगे, फ्लड्स होगा जिसकी वजह से, ये सारे केसेस देखने के लिए। देखो एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है कि अगर हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता, और अभी कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है यहाँ पे। और देखो, इट इज नेसेसरी टू नो द फेट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट रीच द आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर। क्लाउड्स और जो गैसेस होते हैं, मतलब सन से जितनी लाइट आ रही है ना, उसका 25% या फिर 1/4 क्लाउड्स और गैसेस उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ अमाउंट को अर्थ पे आने देता है। बट इट almost half of the incoming solar radiation fall on earth surface heating it, while a small proportion is reflected। बहुत ही कम proportion होता है जो रिफ्लेक्ट बैक, अगर सारा का सारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता तो टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाता। अर्थ सरफेस री एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में उसको री एमिट करता है, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस एज एटमॉस्फेरिक गैसेस। उसका कुछ पार्ट आपका बाहर नहीं जा पाता, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती है जिसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में, और एब्जॉर्ब कर लेते इसी की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर हीटिंग इफेक्ट होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ दीज गैसेस रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी, एंड द मेजर पार्ट ऑफ विच अगेन कम्स थ्रू द अर्थ सरफेस, और उसी की फॉर्म में हमारा वापस से अर्थ के सरफेस पे वो वापस आ जाता है, हीटिंग फिर से हो जाती है। देखो सन से लाइट आ रही है अर्थ सरफेस पे, ये देखो, अब यहाँ पे हमारा अलग अलग लेयर्स है, अब अर्थ पे आ रही है, कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, मतलब ग्रीन हाउस जो गैसेज है वो लॉन्ग रेडिएशन जो आ रही है अर्थ से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको वापस से अर्थ पे एमिट कर देंगे। यही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एमिट, बिकॉज अर्थ सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेडिएशंस को ही एमिट कर पाती है, शॉर्ट जो वेवलेंथ की रेडिएशंस होती है उनको एमिट नहीं कर पाती। लॉन्ग रेडिएशंस होंगे उनको एमिट करेंगे, वो जाएंगे अर्थ के सरफेस पे, वहां पे जाके वो जितने भी हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो सब उसको एब्जॉर्ब करेंगे और वापस से उसको एमिट करा देंगे।
ये सिंपल सा प्रोसेस आपको याद रखना है। यही साइकिल हमारी बार बार चलती रहती है। ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी गैसेस होती हैं वो आपको याद रखना है। ये हमारा, इसका डायग्राम हमारा किधर गया, आगे होगा इसका डायग्राम, नॉट श्योर। ये देखो फिर क्या, वही मैंने आपको बताया कि पास्ट में देखा गया अर्थ का टेम्परेचर 0.6 के आसपास इंक्रीज हो चुका है। और कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट राइजिंग टेम्परेचर अगर हुआ तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ सकता है। हमारे जो पोलर आइस कैप्स वो मेल्ट हो जाएंगे, हिमालयन स्नो कैप्स ओवर मैनी ईयर दिस विल राइज इन सी लेवल बढ़ जाएगा, वही सारी सारी चीजें जो हम लोग सुनते रहते हैं। फिर आता है हमारा ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा एक ओजोन होता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं ओजोन बनता कैसे है। हमें पता है हमारे एयर में ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेज आया, इसको ऑक्सीजन रेडिकल्स में कम, इसका मतलब अब मेरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, और ये रेडिकल ऑक्सीजन या फिर सिंगलेट ऑक्सीजन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये सिंगलेट ऑक्सीजन किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर O3 बना लेगा, तो यही क्या होता है, हमारा ओजोन होता है। ऐसे ही ओजोन बनता है। फिर ओजोन का डिप्लीशन भी होगा, बिकॉज यूवी रेज से ऑब्वियसली हर एक मॉलिक्यूल के पाएंगी, ओजोन डिप्लीशन होगा, अगेन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाएगा, ऑक्सीजन रेडिकल, फिर ये ऑक्सीजन रेडिकल फिर किसी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फिर से ओजोन। इसका मतलब फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन एक बैलेंस स्टेट में होना चाहिए। फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन, अगर जो हमारा डिग्रेडेशन है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू फॉर्मेशन, इसी की वजह से होता है हमारा ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, मतलब उसका थिनिंग होना। और ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। करती क्या है, सन से आने वाली यूवी रेज से हम लोगों को बचाती है, बिकॉज जो यूवी रेज सन से आ रहे हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए, डायरेक्टली उनको नहीं आने देती अर्थ पे। अगर हमारा ओजोन बन रहा है ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो वो हार्मफुल है हमारे लिए, लेकिन अगर ओजोन बन रहा है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में कब बनता है, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल स्मोक, याद रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर हम लोगों को यूवी रेज से बचाता है। यूवी रेज सबसे ज्यादा क्या करा सकती है, म्यूटेशन करा सकती है डीएनए के अंदर, कैंसर कोजिंग हो सकता है ये आपका, आईज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल ये आपको होता है। और ओजोन लेयर की थिकनेस को हम किस में मेजर करेंगे, डॉप्सन यूनिट में हम इसको मेजर करेंगे, डीयू के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको लिख लेना यहाँ पे। ओजोन लेयर फॉर्म होती है यूवी रेज से एंड ऑल्सो डिग्रेड हो जाती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन स्ट्रेटोस्फेयर में, बट इसके बीच में फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन में एक बैलेंस बना होना चाहिए। ओजोन को डिप्लीट कराने के लिए एक गैस है रिस्पॉन्सिबल विच इज नॉन एज CFC। CFC का यूज सबसे ज्यादा पता है कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा जितने भी हमारे कूलिंग इफेक्ट दिखाने वाले जैसे AC हो गया और आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, इनके अंदर CFC का यूज किया जाता था पहले। और ये CFC आपका क्या है, CFC एटमॉस्फेयर में जाता है सबसे ज्यादा आपका, क्योंकि अपने अंदर से ना क्लोरीन रिलीज करता है फ्री रेडिकल फॉर्म में, और यही क्लोरीन सबसे ज्यादा डिप्लीट कराता है ओजोन का। अब इसी की वजह से ओजोन डिप्लीशन सबसे ज्यादा कहाँ पे देखा गया है, डिप्लीशन आपका एंटार्क्टिका के अंदर ओजोन होल देखा गया है। होल का मतलब ये नहीं कि वहां पे ओजोन की लेयर में छेद हो गया, नहीं हुआ है, वहां पे बस थिकनेस कम हो गई है उसकी, एंटार्क्टिका में थिन हो गया है हमारा ओजोन की लेयर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। CFC वही रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, लोअर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर में इसको हम डिस्चार्ज करते हैं, जो ऊपर की साइड मूव करके हमारा स्ट्रेटोस्फेयर तक चली जाती है। यूवी रेज एक्ट ऑन दैम, CFC पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से फ्री क्लोरीन एटम्स हमारे रिलीज होते हैं, ये डिप्लीशन कराते हैं ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। when these atoms acting catalyst chlorine atoms are not consumed in the reaction, वही सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। ओजोन होल कहाँ पे बना, एंटार्क्टिक रीजन के अंदर बना है, सिर्फ ओजोन लेयर के अंदर थिनिंग हुई है, होल नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। यूवी रेडिएशन जो होती है वेवलेंथ शॉर्टर देन UVB। यूवी रेडिएशन भी तीन टाइप के, तो UVA, UVB और UVC। अब उसमें वो यूवी रेडिएशन जो UVB से शॉर्ट है, radiations of wavelength shorter than UVB are almost completely absorbed by earth surface। earth surface उनको पूरी तरीके से absorb कर लेता है, जो UVB से कम वेवलेंथ की आती है।
गिवन दैट ओजोन लेयर इज इंटैक्ट बट यूवीबी जो होता है वो डीएनए को डैमेज कर देता है और म्यूटेशन भी सबसे ज्यादा कराता है। स्किन की एजिंग कराएगा, स्किन सेल्स को डैमेज कराएगा, स्किन कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ह्यूमन आइज के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? ये कोज करता है स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अगर आप ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पे स्नोफॉल होता है तो वहां पे सजेस्ट किया जाता है स्नोफॉल वाले एरियाज में आप लोग को सन ग्लासेस पहनने चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो स्नो होता है ना वो यूवीबी रेडिएशन को सबसे ज्यादा एमिट करता है और वो एमिट होके कहाँ पे आता है? आपकी आईज में आएगा, आपकी आईज में आता है, इसीलिए इसको स्नो ब्लाइंडनेस बोलते हैं हम आपका। कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन इसके अंदर हो जाता है एंड आपकी कॉर्निया परमानेंटली भी डैमेज हो जाती है। इस चीज को ट्रीट करने के लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको हम बोलते हैं मॉन्स्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पे साइन हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ये साइन हुआ था 1987 में, बट इफेक्टिव हुआ था उसके 2 साल बाद 1989 में। ओजोन डिप्लीटिंग जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके यूज को कंट्रोल करने के लिए इसको किया गया ताकि हम सीएफसी का कम से कम यूज करें। यहाँ तक। फिर आता है हमारा डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज देखो एंड बहुत बेसिक है। डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं। अब उनको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? उनको मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि पहला एग्जांपल, सॉयल इरोजन हम लोग करा रहे हैं, डिसर्टिफिकेशन करा रहे हैं, वाटर लॉगिंग या फिर सॉयल सैलिनिटी। सॉयल इरोजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मिट्टी का इरोजन, कटाव बोलते हैं ना इसमें। अब इसमें क्या करते हैं? फॉरेस्ट लिया, पूरा फॉरेस्ट कट कर दिया, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, एक लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेजिंग एनिमल्स को छोड़ दिया, वो हम करा रहे हैं। या फिर बहुत ज्यादा इरिगेशन करा रहे हैं, ये हम करा सकते देते हैं। वहां पे ओवर कल्टीवेशन किसी एक एरिया के अंदर करा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। किसी एरिया को डेजर्ट में पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसके मतलब पूरा फॉरेस्ट को ना सेकेंडरी सक्सेशन बढ़ा था कि किसी फॉरेस्ट को पूरा बर्न करके उसको कुछ ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं फर्टाइल, तो उसको डेजर्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी। ये सारे केसेस आएंगे हमारे सॉइल इरोजन या डेसर्टिफिकेशन में। वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी में क्या आएगा? वाटर लॉगिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा इरिगेशन करना किसी लैंड का, बिना वहां पे प्रॉपर एरियाज बनाए कि यहाँ से वाटर पास आउट हो पाए। तो उसकी वजह से क्या होता है? वाटर लॉगिंग मतलब एक ही जगह पे बहुत ज्यादा वाटर इकट्ठा हो जाता है। अब वाटर इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से लीचिंग प्रोसेस हो सकता है। मतलब जब डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा था लीचिंग प्रोसेस, सॉइल की डीपेस्ट लेयर के अंदर हमारा कंपाउंड चला जाता है तो सॉइल की बहुत ज्यादा डीप में चला जाता है अगर वो कंपाउंड, तो वाटर लॉगिंग बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है उसकी वजह से। या फिर सॉइल की कंसेंट्रेशन, सॉइल के अंदर सोल्ट की कंसेंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं। इसमें देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, irrigation without proper drainage of water leads to water logging. Besides affecting the crop, water logging draws salt to the surface of the soil. Soil के surface के ऊपर salt आ जाएगा, फिर वो डिपॉजिट होगा, लैंड सरफेस की थिन क्रस्ट बना लेगा और वही ऑब्वियसली प्लांट के रूट्स को अफेक्ट करने स्टार्ट कर देगा। वाटर लॉगिंग इन सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम जो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे सबसे ज्यादा देखी गई थी। फिर आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पूरे के पूरे बड़े बड़े फॉरेस्ट को कट कर देना। अब डिफोरेस्टेशन में हम लोगों ने क्या किया? एक एस्टिमेट है, इस एस्टिमेट को ध्यान रखना। 40% ऑफ द फॉरेस्ट को हम लोगों ने खोया है ट्रॉपिकल रीजन से। अब ट्रॉपिकल रीजन तो आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पे पाई जाती है, कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्प। अगर हम टेम्परेट और ट्रॉपिक में कंपेयर करें तो ट्रॉपिक के 40% को हम लोगों ने 40% फॉरेस्ट को हम लोगों ने कट कर दिया है। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिफोरेस्टेशन इज प्राइमरली ग्रीम इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। क्या हुआ? फॉरेस्ट का हमारा जो कवर करते थे तो कितना 30% ऑफ लैंड पूरे इंडिया का कवर करते थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी इट श्रंक टू 21.54। मतलब 30% से सिर्फ हमारे पास 21% पूरा लैंड पे फॉरेस्ट रह गया। वेयर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इस ईयर को लिखो बच्चों, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में रिकमेंडेड दैट 33% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ पूरा प्लेन को कवर करते हैं एंड 67% हिल्स को कवर अप करते हैं। याद रखना है डिफोरेस्टेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड का
डिमांड बढ़ रहा है। रीजंस कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड इज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए। ट्रीज जो होता है टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग या फिर कुछ अदर पर्पसेस के लिए हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, झूम कल्टीवेशन करा रहे हैं, स्लैश एंड बर्न मतलब वही एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट है उसको कट कर दे रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह को बढ़ाने के लिए। फार्मर कट डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट और पूरे प्लांट को बर्न कर देंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रास को उगाएंगे ताकि जो हमारे उनके कैटल्स है उनको ग्रेजिंग करा पाए, वहां पे फर्टिलाइजर्स वगैरह बना पाए वो जो प्लांट का कट पार्ट है उससे। ऐसे आफ्टर कल्टीवेशन एरिया को लेफ्ट कर देंगे कुछ सालों के लिए फॉर रिकवरी, वही जो मैंने आप लोगों को बताया। इन अर्लियर डेज व्हेन जूम कल्टीवेशन वाज इन प्रिवेलेंस, enough time gap was given so that the land recover कर पाए from the event of cultivation. With increasing population, repeated cultivation, this recovery phase is done away, वही सब चीजें हैं। फिर आता है हमारा रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को हमने कट कर दिया, वापस से फॉरेस्ट को लगाना वहां पे, ये रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी केस हिस्ट्री समझनी है। इसकी केस हिस्ट्री में क्या है बच्चों, राजस्थान तो सबने देखा, राजस्थान के किंग थे, 1731 की स्टोरी है। क्या हुआ था वहां पे 1731 में, द किंग ऑफ जोधपुर, जोधपुर के किंग थे राजस्थान में, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बोला कि मेरे को ना पैलेस बनाना है तो उसके लिए वुड अरेंज करो। अब वो पैलेस बनाना है, वुड अरेंज करने के लिए उनके जो किंग के मिनिस्टर्स वर्कर्स थे सब पहुंच गए जंगलों में। अब वहीं पे तो जाएंगे, वहीं से तो उनको लकड़ी वगैरह मिलेगा फॉरेस्ट में। एक विलेज में गए, कौन से, जो बिश्नोई एरिया का विलेज था, वहां पे जाके वो ट्रीज को कट करने लग गए। अब बिश्नोई ये जो कम्युनिटी थी, वहां के जो लोग थे वो इस चीज के बहुत अगेंस्ट थे कि वहां पे फॉरेस्ट वगैरह को कट किया जाए, बिकॉज वहां पे पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखते थे अपनी नेचर के साथ। अब वहां पे द एफर्ट्स टू कट डाउन ट्रीज बाय द किंग वाज थ्रोटेड बाय द बिश्नोइस, मतलब हमारे जो बिश्नोइस के लोग थे उन्होंने इस चीज का अगेंस्ट किया कि नहीं हम लोग नहीं कट करने देंगे। बिश्नोई की एक वुमन, नाम याद रखना, अमृता देवी। अमृता देवी ने एक एग्जाम्पल शो किया बहुत अच्छा। जैसे ही वो वहां के मिनिस्टर्स और वर्कर्स किंग के उसको कट करने का ट्राई कर रहे थे, वो ट्री को हक करके खड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि अगर आपको ट्री को कट करना है उससे पहले आपको मेरे को कट करना पड़ेगा। सेडफुली जो किंग के मिनिस्टर्स थे उन्होंने अमृता देवी को भी कट कर दिया और वहां के ट्रीज को भी कट कर दिया। ऐसे ही पहले तो अमृता देवी की लाइफ वहां पे गई ट्रीज को बचाने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि जो ये नेचर है उस नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस वो नेचर को देती थी इस केस में। फिर ऐसे ही अमृता देवी से इंस्पायर होके वहां के बिश्नोई एरिया के थाउजेंड्स, उनकी बेटी थी, उनकी 3 डॉटर्स थी और ओवर हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोईज ने इसी चीज को करा और अपनी लाइफ को गवाया। सिर्फ इसी चीज को मिला के एक हिस्ट्री बन गई थी बिश्नोई के एरिया के अंदर, जहाँ पे कमिटमेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड व्हेन ह्यूमन बींग्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। इसीलिए बिश्नोई देवी, सॉरी, अमृता देवी के लिए एक अवार्ड भी दिया गवर्नमेंट ने उनको, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड उन्होंने बनाया। किन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है, जो रूरल एरियाज में अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं। तो ये तो कहानी थी राजस्थान की। ऐसे ही एक कहानी है हमारे घरवाल हिमालयाज की, वो थी 1731 की स्टोरी। और ये कहाँ की स्टोरी है, ये है 1974 की स्टोरी, जहाँ पे चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। चिपको मूवमेंट मतलब जब भी प्लांट को कट करने के लिए आते थे तो प्लांट्स को चिपक के खड़े हो जाते थे लोग। Local women ने enormous bravery दिखाई in protecting trees from the acts of contractors by hugging them. People all over the world have complained the चिपको मूवमेंट को, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ये। इसी चीज को रियलाइज करते हुए लोकल कम्युनिटीज, हमारी गवर्नमेंट ने 1980 में एक कंसेप्ट स्टार्ट किया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज के लोग ही अपने फॉरेस्ट को मैनेज करके रखेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इन रिटर्न ऑफ द सर्विस ऑफ द फॉरेस्ट कम्युनिटीज गेट बेनिफिटेड ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। उन्हीं के रिटर्न में वहाँ की जो कम्युनिटी थी उनको फॉरेस्ट से फ्रूट्स, गम्स, रबर, मेडिसिन, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में दिया जाएगा। इसका मतलब वो प्रॉफिट भी उनको मिल रहा है साथ साथ और उनका फॉरेस्ट भी बच रहा है, मतलब नेचर भी उनका अच्छे से रह रहा है। तो ये हुआ था हमारा इसको लेके फॉरेस्ट को बचाने के लिए। डन है यहाँ तक? तो अब इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है।
अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को लगा होगा बहुत ज्यादा कुछ इतना ज्यादा सीखने के लिए नहीं मिला है। कुछ कुछ स्टोरीज है, जैसे ये अभी विश्नोई वाला हुआ, चिपको मूवमेंट हुआ, और वाटर के बारे में कुछ कुछ सीखा। बाकी सारी चीजें तो हम लोगों को पता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपका एसिड रेन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, कितने रेंज की नॉइज को हम बियरेबल बोलेंगे, किसको अनबियरेबल बोलेंगे, ये सारी चीजें। अब इस चैप्टर को बस एक बार और एनसीईआरटी पढ़ लेना, इसको ज्यादा बार बार रिपीटेड मोड में मत लेके आना कि बार बार इसको चैप्टर को पढ़ रहे हो। एक बार लेक्चर सुन लिया, छोटे छोटे नोट्स बना लिए अपने, सफिशिएंट है, इसको छोड़ देना चैप्टर वहीं पे। इसके अलावा ज्यादा जो फोकस करोगे ना इस 12th के चैप्टर्स पे, जेनेटिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना। बायोटेक तो आप लोगों को होता ही हो ही रखा है, बायोटेक में क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करना एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी रीडिंग, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी रीडिंग रिप्रोडक्शन वाले यूनिट्स का ज्यादा करना, वहां से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। जेनेटिक्स से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन ना बन के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। सेम बायोटेक से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। एनसीईआरटी रीड जो सबसे ज्यादा करना है वो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर रहता है, अभी वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। और यही इकोसिस्टम, इनकी एनसीईआरटी रीड बहुत ज्यादा करते हैं, बिकॉज डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। डन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद आता है हम लोगों का भाई डीपीपी, जो हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों को डीपीपी करना है इसका, एंड डीपीपी में भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगेगा कि आउट है तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में, मैं वो क्वेश्चन पे आप लोगों को ऐड करा दूंगी। या फिर बहुत अच्छा तरीका होता है, चैप्टर जब पढ़ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन के का जो नोट्स है, जो कंसेप्ट है, अपने नोट्स में ऐड कर लो, उसका कंसेप्ट उठाया, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐड कर लो स्टेटमेंट बना के। बहुत फिर नेक्स्ट टाइम जब अपने नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाता है। हमेशा अपने नोट्स को ना ऐसे ही अपग्रेड करते रहा करो, एक टीचर भी हमेशा ऐसे ही करता है। अभी मेरे जितने भी नोट्स है, अभी जो 23 में एग्जाम होगा उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत अलग से है, इस कंसेप्ट के अंदर मेरे को क्वेश्चन इन्वॉल्व करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसी कंसेप्ट के जहाँ पे मैंने वो कंसेप्ट लिखा हुआ है अपना, उसी में वो क्वेश्चन और ऐड कर लूंगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब नए स्टूडेंट्स आएंगे, उनको जब मैं वो कंसेप्ट पढ़ाऊंगी तो उनके साथ साथ वो क्वेश्चन भी होता रहता है। ऐसी चीजों को अपग्रेड करना बोलता है। तो आप भी ये चीज को अभी से एनालाइज करो एंड अपने नोट्स को अपग्रेड करते चलो। फिर जैसे जैसे मार्च एंड तक पहुंचेंगे ना, हमारे नोट्स इतने ज्यादा अपग्रेड हो चुके होंगे कि हम अप्रैल में पूरे फुल टेस्ट पेपर्स करेंगे ना, जब वहाँ पे फुल लेंथ पेपर, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी हम लोगों को। एंड एक और चीज बच्चों, अब बायो में हम लोग 80% सिलेबस कर चुके हैं। अगर मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस और यूट्यूब वाली क्लासेस को कंपेयर करूं तो हम लोगों का देखो कितना रहता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी रहता है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप लोग यूट्यूब से भी करना चाहो, यूट्यूब में मैंने आप लोगों का डाइजेशन करा रखा है, और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हो रखा है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 3 चैप्टर हो रखे हैं। 3 ही बचता है ना, हमारा 2 चैप्टर बचता है, एक तो एक्सक्रीटरी वाला और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। ये दोनों चैप्टर्स भी मैं यूट्यूब पे बहुत जल्दी निपटा दूंगी, तो अगर आप ये वहाँ यहाँ से कर लोगे। फिर एक चैप्टर बचता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी चैप्टर हमारा हो जाएगा। तो अगर हम देखें 3 चैप्टर्स हमारे रहते हैं, 3 नहीं, स्ट्रेटजीज वाला 4 चैप्टर सिर्फ, आउट ऑफ 38 हम 34 चैप्टर या 34 नहीं 30 चैप्टर्स तो देखो कर ही चुके हैं, बहुत अच्छे से 30 चैप्टर्स कर चुके हैं। अब टाइम है आप लोग स्टार्ट कर दे बायो, सिर्फ बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री में आई हैव नो आइडिया कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट बायो के केस में 30 चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं इतने कम टाइम पीरियड में। अब आप फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो चैप्टर्स आपने नहीं किया है, उन चैप्टर्स में क्या करना है, अगर उनका क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर शीट, अगर आप जो भी पेपर आप सॉल्व करो उसका आंसर की, या फिर उसका भी क्वेश्चन को छोड़ देना, आंसर की में जाओगे आप चीटिंग कर लोगे, पहले वाले क्वेश्चन के आंसर भी देख लोगे। इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगी मैं आप लोगों को, जितने भी फुल लेंथ पेपर्स दूंगी ना, सारे के सारे विदाउट आंसर कीज देने वाली हूँ। तो जो क्वेश्चन आएगा उसको, हाँ ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने 11th वाले चैप्टर्स रह गए, 11th वाले चैप्टर्स आप लोग नहीं किए, लेकिन 11th में तो पढ़ के आए ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उन्हीं क्वेश्चन को एनसीईआरटी में सर्च करके देख लेना, या तो ऐसा कर लो, या फिर उन क्वेश्चन को स्किप करके चलो। अब 4 चैप्टर्स को अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पे, तो आप लोगों का 360 का, अगर आप कोई फुल लेंथ पेपर सॉल्व कर रहे हो बायो में, तो 360 में आपके 320 मार्क्स तो 100% आने चाहिए। अब सब बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट मेरे कहने पर एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व करोगे, सबके सब एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व करोगे, मेरे को कमेंट में बताओगे किस किसने फुल लेंथ पेपर सॉल्व किया। जिसको फुल लेंथ पेपर चाहिए वो मेरे को मैसेज करेगा, पर्सनली भी कर लेना, ग्रुप में कर लेना, कहीं भी कर लेना, मैं हर जगह रिप्लाई देती हूँ आप लोगों को। एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व करोगे एंड अपने मार्क्स मेरे को इसी वीडियो के कमेंट में बताओगे। कमेंट में बताओगे, मेरे को नाम याद रहता ना, नाम बता देना, मेरे को पता चल जाएगा। एंड
ट्राई करना, मार्क्स कितने आने चाहिए, 320 प्लस आने चाहिए। 320 से अगर कम मार्क्स में आया ना तो समझ कर लेना सब वेस्ट है, पढ़ा लिखा सब खो चुके हो आप लोग, कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने। और इसके अलावा एक और चीज करना है, टाइम मैनेजमेंट। अब ये नहीं कि आप लोग 90 क्वेश्चंस लेके बैठे हो 2 घंटे तक सॉल्व किए जा रहे हो, टारगेट रखना है 90 क्वेश्चंस को टाइमर लगाना है 90 मिनट्स का जब पहली बार करोगे। फिर जैसे जैसे रिपीटेड मोड में मैं आप लोगों को फुल लेंथ कराऊंगी, 90 से 80 मिनट्स पे आएंगे, 80 से 60 पे आएंगे, 60 से 40। टारगेट ये रखना है 90 मिनट्स का 90 क्वेश्चन 45 मिनट में सॉल्व कराने हैं मेरे को आप सभी लोगों से। जब मैं आप लोगों को टेस्ट दिया करूंगी ना बायो का फुल लेंथ का, सिर्फ 45 मिनट्स आप लोगों को दिया करो। 45 में फिर आप चाहे 45 ही क्वेश्चन करो या 30 क्वेश्चन करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से मेरे को सिखाना है, बिकॉज 22 वाले बच्चों का हर एक बच्चे ने मेरे को आके ये बोला था कि मैम सारा टाइम बायो में लग गया था, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं था, पूरा साल हम लोग पढ़ रहे हैं और एग्जाम वाले एक ही दिन में जाके हमें टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत अच्छी चीज नहीं है ये। इस चीज को एनालाइज करो, टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज पढ़ना नहीं, आप पढ़ तो सब लोगे लेकिन अगर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सॉल्व करने तो कितना बुरा फील होगा कि यार टाइम की वजह से मेरा पेपर छूट गया। या बच्चों ने ऐसे भी बोला कि मैम मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे रह गए जो मैंने देखे भी नहीं। ऐसा करके थोड़ी ना होगी, आप लोग पूरी 1-2 साल से मेहनत कर रहे हो एग्जाम्स की, तो नहीं कर गया होगे ना। तो यही चीज आपको एनालाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट। आई वांट कि इस ये वाला जो बैच है मेरा उसमें हर एक बच्चे को टाइम मैनेजमेंट में सिखाऊं। मैक्स 50 मिनट, 50 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। बाकी जितना टाइम बचेगा वो सारा फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा देना, फिर देखना फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे मार्क्स नहीं आते आपके। बायो में 360 में से 330 340 तक तो इजीली आप स्कोर कर ही लोगे, एंड वहां पे भी 100 स्कोर कर लेना, सिलेक्शन सब बच्चों का पक्का। ठीक है, चलो हम मिलते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो अच्छे से एंड पढ़ाई करो, एंड जो होमवर्क दिया सबके सब फिनिश करोगे सब लोग। ठीक है, सो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।